हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे मैराथन क्लासेस चाहिए मैथ्स की। तो मैंने क्या किया, सारी वीडियो मर्ज करके मैराथन क्लास बना दी है आपके लिए, ताकि आप आसानी से उसे देख सकें। ठीक है, और टाइम भी कम है, जो फालतू की चीज़ें तो मैंने हटा दी उसमें से। तो अब आप आराम से क्लास ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं घातांक से ही। घातांक क्या होता है? तो मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था कि कुछ इस तरीके से अगर हमने ले ली एक संख्या a पर पावर b, तो a हमारा बन जाता है आधार और जो पावर होती है वो क्या कहलाती है? घात। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया है, 3 पे घात कितनी है? 4, तो 4 बन जाएगी यहाँ पर घात और 3 बन जाएगा आधार। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूं 5 का स्क्वायर, तो 5 यहाँ पर क्या है? आधार, और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो 2 है ये क्या है? घात हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ते हैं तो 3 की घात 4। अब इस घात का मतलब क्या होता है? तो इस घात का मतलब ये है कि किसी भी संख्या पर जितनी घातें लगी होती है उस संख्या का उतनी ही बार गुणा करना पड़ता है। जैसे मैंने लगाया 5 की घात 2, तो 5 का कितनी बार गुणा करेंगे हम? 2 बार, यानी कि 5 गुणा 5। ऐसे 3 की घात 4 है, तो 3 का कितनी बार गुणा होगा? 4 बार। 1 2 3 4, देख पा रहे हैं? 4 बार गुणा करना पड़ेगा। सेम ऐसे अगर यहाँ पर लगाए 4 की घात 17, इसका मतलब क्या है? 4 आधार है हमारा, 17 घात है, और 4 का गुणा कितनी बार करना है? 17 बार। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। समझ में आ गई चीजें? आगे बढ़ते हैं। घातांक के नियम क्या है? पहला नियम आपका था कि a की पावर 0 इक्वल 1। किसी भी संख्या के ऊपर कभी भी घात अगर 0 लगी हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला 4 की पावर 0, इसका मान कितना होगा? 1। यहीं पर अगर हम ले लें 7 की पावर 0, तो इसका मान भी कितना होगा? 0। कोई भी संख्या हो अगर उस पर घात लगी है 0, तो उसका मान 0 नहीं होता, कितना होता है? 1 होता है। अगला नियम है आपका a की पावर -1, तो माइनस n, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? जब भी आपकी पावर माइनस में दी गई है, अगर आप उसको अगर अंश में है, हर में भेजेंगे तो वो पावर प्लस की हो जाती है। मान लीजिए यहीं पर पावर अगर हर में आपको माइनस की दी है, तो जब आप उसको अंश की तरफ ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। चिन्ह बदल जाते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, अगर यहाँ पर आपको दिया जाए 2 की घात -3, तो इसको हम क्या और लिख सकते हैं? 1/2 की घात 3। ठीक है, अगर यहीं पर आपको दे दिया जाए 1/4 की घात -7, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 4 की घात -7 को अगर आप ऊपर भेजेंगे अंश में, तो कितना बन जाएगा? 4 की घात 7, वो भी किसकी? प्लस की। नेक्स्ट आपका नियम क्या है? a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, यानी कि जब आधार, आधार क्या है आपका? a और a, जब आधार समान हो और घातें अलग अलग दी हो, तो जो है आपकी घातें वो जुड़ जाती है। क्या बन जाएगा? a पे पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कैसे लेंगे हम? जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 2, तो कितना हो जाएगा? 4 की घात 3 प्लस 2, यानी कि 5। इसी प्रकार से अगर घातें आपके आधार समान है और भाग में दिए गए हैं, जैसे a की पावर m भाग देना है a की पावर n से, आधार समान है, भाग में दिया जा रहा है, तो इस वक्त घातें क्या होंगी? घट जाएंगी। क्या बनेगा? a की पावर m माइनस n। यहाँ पर भी मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे दिया गया है आपका 7 की घात 4 बटे 7 पे घात 3, तो क्या हो जाएगा? 7 की घात 4 माइनस का 3, यानी कि 7 पे घात कितनी आ जाएगी? 1। समझ में आ गई बात? अगला नियम है आपका कि पावर के ऊपर पावर लगी हो, जैसे a की पावर m पे होल पावर n, तो यहाँ पर जो घातें होती हैं उनमें गुणा हो जाता है। क्या हो जाएगा? a की पावर m इंटू n। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको दिया है 3 की घात 5 और उस पर भी घात दे दी 2, तो यहाँ पर 3 पर पावर कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10। क्लियर हो गई बात? ऐसे मैं आपको कैसे समझा देती हूँ, एक एक इस तरीके से भी समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे दे दिया जाए 4 पे घात 1/3 और होल घात दे दी आपको कितनी? 9, तो कितना आंसर आएगा? कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही करना है। 4 की घात 1/3 मल्टीप्लाई बाई 9, 3 से ये कट जाएगा, 3 तिरका 9, तो 4 पे घात कितनी आ जाएगी? 3। समझ में आ गई ये बात? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, क्वेश्चंस को करेंगे और यहाँ से समझेंगे। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा, क्या है समझने वाली यहाँ पर? अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले 4 की घात 3 बटे 5 की घात 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 बटे 5 की होल घात 3। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं, सभी को आती होंगी। अब बढ़ेंगे हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा क्या है? 3 की घात 5 का मान क्या होगा? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की घात 5 बराबर, यहाँ पर 3 5 बार गुणा करना है किसका? 3 का, तो क्या बनेगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 फिर गुणा 3। ठीक है, क्या बन जाएगा? 3 तिरका 9, 3 27, यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 81, और 81 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 243। आगे सभी का इतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है? 4 की घात -3 गुणा 4 की घात 6 का मान क्या होगा? आधार समान है, गुणा में दिए घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। 4 की घात -3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 4 की घात 6 में से 3 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ घात -3 थी ना, -3 घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 6 में से 3 गया, 3 बचेगा। 4 की घात 3, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16 चौक 64, तो कितना आंसर आ जाएगा? 64। अगला आपका प्रश्न है 3125 को घातांक रूप में लिखिएगा। 3125 को जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसके फैक्टर करो।
3125 किससे डिवाइड हो सकता है? तो यूनिट प्लेस आपका 5 है तो 5 से डिविजिबल है ये। 5 से करिएगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से जा रहा है। 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से जाएगा आपका 5 55 25 और फिर एक बार 5 से फिर जाएगा। कितनी बार गया है? 1 2 3 4 5, यानी कि क्या बन गया इसका घातांक रूप? 5 पे घात 5। आ गया सभी का? 5 की पावर कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट आते हैं, मान ज्ञात कीजिए। 3 की घात 4 मल्टीप्लाई 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9 गुणा 3 की घात 2। सब कुछ क्या है? गुणा में दिए हैं और आधार देख पा रहे हैं समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। लिखिएगा 3 की घात 4 प्लस 5 प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? माइनस का 9 और प्लस का 2। ऐड कर दो सभी को। 4 5 कितने हो गए? 9। 9 में से 9 चले जाएंगे 0 और 2 का 2 आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 3 की घात 2। और 3 की घात 2 का मान कितना होता है? 3 3 का 9। 9 आपका आंसर निकल के आएगा। अगला प्रश्न क्या है? 7 की घात 0 मल्टीप्लाई 8 की घात 0 मल्टीप्लाई 9 की घात 2 का मान निकालना है। जस्ट अभी आपको बताया था, किसी भी संख्या पर अगर घात 0 दी हो तो कितना मान हो जाता है उसका? 1। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 निम 81। कितना आंसर आ जाएगा? 81। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 की घात 5 गुणा 16 की घात -2 डिवाइड करना है 2 की घात -3 से। इस 16 को हम क्या कर सकते हैं? 2 की पावर में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो 16 के फैक्टर कर लीजिएगा। कितनी बार जाएगा? 2 अट्ठे 16, 2 चौके, जिनको नहीं आते वो इस तरीके से फैक्टर कर लिया करिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आ रहा है? 2 की पावर 4। तो यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे? 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 4 और उस पर होल पावर कितनी? माइनस की 2 डिवाइड बाई 2 की पावर -3। आगे सॉल्व करिएगा। 2 की घात 5 हो जाएगी यहाँ पर कितनी? फिर मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, तो 2 की पावर -8 अपॉन 2 की पावर माइनस का 3। अब देख पा रहे हो ये गुणा में है और ये क्या है? आपका डिवाइड में। अगर इससे चाहो इसको ऊपर भेज दो तो क्या होगी? घात प्लस की हो जाएगी हमारी। हम ऊपर भेज देते हैं इसको, तो कितना बन जाएगा? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस का 8 और मल्टीप्लाई 2 की पावर प्लस का 3। -3 थी, ऊपर जाएगी +3 हो जाएगी। अब देखो गुणा में आ गए, सारे आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। कितना आएगा मान? 2 की घात 5 प्लस ब्रैकेट में -8 प्लस का 3। ऐड करो 5 3 8 और 8 में से 8 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 2 की घात 0 और 2 की घात 0 का मान कितना होता है? 1। किसी की भी घात अगर 0 लगी उसका मान कितना होता है? 1। तो इसका आंसर निकल के आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64/125 इक्वल 4/5 पे पावर दी है x का x, तो x का मान यहाँ पर निकालना है। इस 64 और 125 को किसमें कन्वर्ट करो? 4 और 5 में। तो यहाँ पर दोनों के फैक्टर करने पड़ेंगे। 64 के भी फैक्टर करिएगा और ये किसके? 125 के भी। 125 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 5 से करो, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से करेंगे 5 55 25 और 5 से, यानी कि 5 की घात 3 में कन्वर्ट हो गया। 64 को करो तो 64 किससे? 4 से डिवाइड करूँ तो 2 से कर लो। 2 से हो रहा है ना, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 छीन 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8 और फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, पर हम इसको क्या करें? 4 4 में कन्वर्ट कर ले तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि क्या बन गया? 4 की घात 3 बन जाएगी और ये भी क्या है? 5 की घात 3। तो इस 64 की जगह कितना आ जाएगा? 4 की घात 3 बटे 5 की घात 3 बराबर 4 बटे 5 पे घात कितनी? x। यहाँ कैसे लिख सकते हो? 4 बटे 5 पे होल घात 3 बराबर 4 बटे 5 पे घात कितनी हो जाएगी? x। तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर आपका x बराबर कितना आ जाएगा? 3। समझ में आ गई ये चीज? ये आपका घातांक था। अब ये मत समझना घातांक पहले सेमेस्टर में था तो इस सेमेस्टर में नहीं आएगा। घातांक और करनी सेम सेम है, बस करनी में जो आपको घात मिलती है वो 1/, में देखने को मिलेगी। क्वेश्चंस आपके मिक्स क्वेश्चन आने वाले। तो घातांक हो गया क्लियर। अब हम बढ़ते हैं करनी की तरफ। करनी क्या होती है? तो आपने कुछ इस तरीके से रूट पढ़ा होगा, जैसे आपको इसको क्या बोलते हैं? हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। और अगर इस तरीके से लिख के आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब रूट, यानी कि घनमूल। और ये क्या होता है? वर्गमूल। तो करनी का जो आपको मूलक चिन्ह मिलेगा या मूल चिन्ह मिलेगा वो क्या होता है? इस तरीके से होता है और यहाँ पर लिखा होता है n। ये n क्या है? ये n संख्या है जिसका मान क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6 7 कुछ भी मान हो सकता है। अगर यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। और 2 लगा हुआ मिलता नहीं है मोस्टली। जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, ये वाली जो दी गई है आपकी करनी का चिन्ह, यहाँ पर क्या है? 2 लगा हुआ है, लेकिन 2 लिख के आता नहीं है। ठीक है, इसके बाद 3 4 5 आपको लिखे हुए मिलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। तो यहाँ पर n का मान कितना है? 3 है। अब ये जो आपके अब करणीगत राशियां क्या होती हैं? तो जो ये आपको जो रूट लगा हुआ है इसके अंदर अगर हमने कोई भी संख्या लिख दी, जैसे हमने 5 लिख दिया, तो ये 5 हमारी क्या कहलाएगी? करणीगत राशि कहलाती है, या इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? आधार बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो n लिखा हुआ था, यही n क्या होता है? करनी की घात होती है। समझ में आ गई बात? किसकी घात है? करनी की घात है ये। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एक लिख के दिया आपका क्यूब रूट 5। तो इसमें जो क्यूब लगा हुआ है, यानी कि जो घात 3 दी गई है, ये क्या है? करनी की घात है। तो ये जो आपका दिया है यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स में बंद कर रही हूँ मैं, क्यूब रूट 5। तो इसमें आपका जो क्यूब है, यानी कि घातांक कितनी रहेगी? करनी की 3 रहेगी। और आपकी जो करणीगत राशि है वो कितनी है? 5 है। अब जब हम इसको घातांक रूप में लिखेंगे तो घातांक रूप में कैसे लिखते हैं? जो करनी की घात होती है वो किसमें आ जाती है? 1/, में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर एक राशि ले ली, यहाँ पर घात कितनी है? n, और राशि इसके अंदर a लिखी हुई है, तो ये कैसे लिखी जाएगी? a पे पावर 1/n। ठीक है,
ऐसे यहाँ पर मैंने कुछ दिए हैं आपका स्क्वायर रूट 3 दिया है, तो इसको जब घात में लिखेंगे तो ये कैसे बन जाएगा 3 की घात 1/2। अगला दिया है क्यूब रूट आपका, और अंदर कितनी दी है राशि 4 दी है। ये 4 क्या है कर्णीगत राशि है, और 4 कर्णी जो 3 है बाहर वो कितनी क्या है कर्णी की घात है। तो ये किस तरीके से आ जाएगा 4 की घात 1/3, और नेक्स्ट क्या बन जाएगा 7 पे पावर 1/4। तो ये जो घात होती है कैसे पहुंच जाएगी आपकी 1 में पहुंच जाएगी। ठीक है, करनी के नियम क्या क्या है, तो पहला जो करनी का नियम है आपका वो क्या दिया गया होगा कि आपकी दी गई है करनी की घात कितनी दी है n, और अंदर आपका जो राशि दी गई है वो कितनी है a, और उस पर होल पावर दी गई है n। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से चेंज कर लिया घातांक रूप में, तो a की पावर 1/n और होल पावर कितनी हो जाएगी n। और ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया है ये क्या हो जाते हैं घात में जब होते हैं मल्टीप्लाई, n से n कैंसिल, कितना आ जाएगा मान a। सेम एग्जांपल से भी मैंने समझाया है, क्यूब रूट लिया अंदर 5 और उस पर पावर कितनी दी है 3, क्यूब ही कर दिया उसका। इस क्यूब रूट को आप क्या कैसे लिख सकते हो 1/3 में। ठीक है, तो 5 की पावर 1/3 और होल पावर कितनी हो जाएगी 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 और 3 का कितना आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करिए समझ में आ गया होगा। अगला आपका जो नियम है वो क्या देता है, करनी के अंदर अगर आपको दो राशियां दी गई हैं, बाहर घात कोई भी दी गई हो आपकी 3 4 5, तो इनको क्या कर सकते हैं अलग अलग भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपको दे दिया गया अंडर रूट के अंदर 3 गुणा 2, तो किस तरीके से लिख सकते हो अंडर रूट 3 अलग हो जाएगा, अंडर रूट 2 अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ मिल रहा है आपको 10। ठीक है, और इसको हम कैसे बदल सकते हैं अंडर रूट 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, और इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं अगर अलग अलग करने की जरूरत पड़ेगी कहीं पर, तो अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2। क्लियर हो गई ये बात। अगला आपका थर्ड नियम क्या है, सेम ऐसा ही है, बस वहां पर क्या होगा डिवाइड में दिया गया होगा, तो उसको हम किस तरीके से लिख पाएंगे, एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पर दे दिया क्यूब रूट 4/7, तो इसको कैसे लिख सकते हैं क्यूब रूट 4/क्यूब रूट 7। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल दे देते हैं यहीं पर आपको, इस तरीके से अगर लिख के आ रहा है अंडर रूट 2/√5, तो इसको कैसे और लिख सकते हो अंडर रूट 2/5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है नियम 4 क्या कहता है, जैसे आपने घात में दिया था, घात के ऊपर घात दी गई होगी तो क्या हो जाता है वहां मल्टीप्लाई हो जाता है। सेम यहाँ पर करनी के ऊपर आपको करनी मिलने वाली है, तो वहां पर क्या होगा उनकी घातों का मल्टीप्लाई ही होता है। तो यहाँ पर देख रहे हो पहले घात कितनी दी है m, और दोबारा घात कितनी दी है n दी है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर m मल्टीप्लाई n। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर दे दिया आपका क्यूब रूट, और यहाँ पर अंदर राशि दे दी 5। ये अंडर रूट की पावर कितनी होती है 2 होती है पावर, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका घात आ जाएगी करनी की 6 और अंदर बचेगा 5। अभी एग्जाम्पल में इससे जुड़े हुए और कराऊंगी। नेक्स्ट आपका नियम 5 है, उसमें क्या करना है करनी की घात n और उस पर राशि दी है आपकी a और आपके होल पावर दे दी है m, तो यहाँ पर आप क्या करोगे a की पावर m और करनी की घात जो n है वो वही की वही बनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल बस इसको लिखने का तरीका आपका दूसरा आप किस तरीके से और लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n की होल पावर m। ठीक है, तो ये आपका a की पावर m/n में भी कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बातें, ये चीज समझ में आ गई किस तरीके से लगाने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर, जो चीजें यहाँ पर क्लियर नहीं हुई होंगी आप लोगों की, वो आपको आगे एग्जाम्पल में जब हम करेंगे प्रैक्टिस तो वहां पर समझ में आ जाएंगी। पहला आपका मान क्या है अंडर रूट 12/121, तो 12 को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, अंडर रूट लगा रहेगा, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 तिया 12, तो 4 को हम लिख देते हैं 2 गुणा 2, तो दूनी 4 तिया 12। 121 क्या है 11 का वर्ग है, तो इसको हम कर सकते हैं 11 गुणा 11। अब क्या लगा है स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर रूट में क्या करते हैं जो आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है वो तो बाहर निकल आती है, जो नहीं है वो क्या रहेगी अंदर ही रहेगी उस करनी के। तो आपका यहाँ क्या है ये 2 तो निकल आएगा बाहर, क्या बन जाएगा 2√3, ऐसे 11 बाहर निकल आएगा अपॉन 11, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3/11। नेक्स्ट है आपका क्यूब रूट 36, इसका मान तो नहीं निकलेगा, बस हम इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 36 की घात 1/3। जो करनी पे घात लगी होती है जब भी आप उसको घातांक रूप में कन्वर्ट करेंगे तो वो घात जो होगी वो 1 की फॉर्म में आएगी। ठीक है, फ्रैक्शन में लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकती थी इस तरीके से, तो यहाँ पर 36 की घात कितनी हो जाती 1/5। जो करनी पे घात लगी वो क्या है 1 की फॉर्म में आई, आइए कि नहीं 1/5। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए 15 है तो 1/15 हो जाएगी, जितनी भी घात होगी वो 1 में ही लिखी जाएगी। अगला आपका प्रश्न है अंडर रूट 6/√24, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, अंडर रूट 6/√24 को क्या कर सकते हैं 4 6 24, तो 4 गुणा 6। ठीक है, अंडर रूट 6/4, 4 का अगर हमें इस 4 को हम इस तरीके से लिखें अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 तो आपका कट गया, 1 क्या आ जाएगा अंडर रूट 4 आपका आ गया, और अंडर रूट 4 से अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो कितना निकल के आएगा हमारे पास 2, तो क्या आंसर हो जाएगा 1/2। समझ में आ गया। अगर निकालना नहीं आता है तो बस कुछ नहीं फैक्टर करने हैं आपको, 4 के फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 2। जब भी हमें जैसे वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल में क्या है 2 चलता है, तो आपका 2 का पेयर बना के एक बाहर निकाल दो। अगर घातांक 3 दिया है वहां पर घात, तो 3 का पेयर बना के एक बाहर निकालिए, 4 दी है तो 4 का निकल के वहां 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 1 घातांक रूप में लिखने फटाफट से लिखते हुए चलते हैं। यहाँ बन जाएगा 5 की घात 1/6, यहाँ करनी पे घात कितनी दी है 7 दी है, तो यहाँ हो जाएगा 44 की घात 1/7। नेक्स्ट करनी पे घात कितनी है 2, तो 2 की घात 1/5। नेक्स्ट है आपका 125 पे घात 2/3 को हल कीजिए। कैसे करेंगे, तो 125 के फैक्टर कर लो फटाफट से, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 पचम 25, फिर 5 से देंगे 5 कम 5, 5 की घात 3 बन रहा है, तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 पे होल घात 2/3।
क्या आ जाएगा 5 पे घात 3 गुणा 2/3। 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 5 का स्क्वायर, 5 पे घात 2 बोल सकते हैं, ठीक है 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करनी की घात कितनी दी है 6 और करनी की राशि है यहाँ पर 87। इसको किस तरीके से और लिख सकते हो 87, जो आपको ये अंदर वाला दिया है इसको घातांक रूप में लिख लो, कितना हो जाएगा 87 की पावर 1/6, यही तो बनेगा। और इस पर होल पावर कितनी दे दी है 6 दे दी है, कर लो इसको 87 पे पावर 1/6 गुणा 6, 6 से 6 कटा 6 कम 6, कितना आ गया सीधे सीधे 87। देखने में कठिन लगता है, आंसर देखो कितना इजी आया। अगला आपका दिया है अंडर रूट, फिर और अंडर रूट, यानी कि 2 बार अंडर रूट लगा हुआ है आपका, और फिर लिखा हुआ है 2401। तो देखो अंडर रूट जब लगा होता है तो यहाँ पर घात कितनी होती करनी की 2 होती है, तो 2 यहाँ रही 2 यहाँ रही, टोटल कितनी घात आ जाएंगी 2 दूनी 4। बताया था ना अभी, जब इस तरीके से लिखा हो तो क्या कर देते हैं उन घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, अंदर आ जाएगा 2401। अब ये 2401 के फैक्टर कर लीजिए, किससे डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल नंबर है आपका, तो 2401 7 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 7 1 7 3 21, 3 बचा 7 चौक 28, फिर आपका 2 बचेगा 7 3 21, फिर से ये 7 से चला जाएगा, 7 का क्यूब होता है ये, तो 7 चौक 28, 6 बचेगा 7 3 63, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी कि 7 की घात कितनी हो गई 4। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से 7 की घात 4, ये घात आ जाएगी 1 में, तो 7 की घात 1/4 गुणा 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आंसर आ गया 7। अगला प्रश्न है आपका, कर्णीगत राशि है 81 और कर्णी की घात कितनी दी है 4। जब इसको हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 81 की घात 1/4। अब 81 के कर लो फैक्टर, तो 81 के फैक्टर क्या होंगे जाके 3 से डिवाइड होता है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। बहुत से लोगों को सीधे सीधे याद होगा 3 की घात 4 होता है इसका मान। जब ज्यादा टाइम में क्वेश्चन करते रहते हैं ना तो 81 का हो गया, 344 का हो गया, याद रहता है। 3 की घात 4 और इस पर होल घात कितनी है 1/4। घात पे घात दिया हो, यहाँ घातांक का नियम लगा दो। ये सब मिक्स है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग नियम याद करने पड़ेंगे अलग अलग लगाने पड़ेंगे, नहीं, आपको कोई नियम याद नहीं करना, बस 2-3 नियम समझने हैं, फिर उनकी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है, सीधे सीधे दिमाग में आ जाता है कि यहाँ पर ये लगना है, 4 से 4 कट जाए, कितना आ गया 3, ठीक है। 3 पे घात एक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना जब भी घात 0 आती है तो वहां पर मान कितना होगा आपका, वहां पर मान निकल के आएगा 1। उम्मीद करियो चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला आपका क्या दिया गया है, तो यहाँ पर ये जो करनी की राशि है इसको क्या करिएगा, करनी की घात को किस में कन्वर्ट कर दो आप घातांक में, तो 9 की घात 1/4 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 पे पावर 1/2। इस 1/2 का मतलब क्या है रूट, अंडर रूट, तो ठीक है अंडर रूट 9 आ जाएगा, और 9 किसका है 3 का होता है, सीधे सीधे आपका आंसर आ गया 3। समझ में आ गया ना। चलिए आगे शुरू करते हैं आपके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका 7√2 मल्टीप्लाई 3√7। तो गुणा करते वक्त होता क्या है, जो गुणांक होते हैं उनका आपस में गुणा होता है, और जो कर्णीगत राशियां होती हैं उनका आपस में गुणा होता है। बस ध्यान रखना करनी की जो घात होगी वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। वहां पर करनी की घात देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो क्या होगा 7 का 3 में गुणा, तो 7 3 हो जाएगा 21, और अंडर रूट 7 का 2 में गुणा, तो 7 दूनी 14। गुणांक यहाँ पर क्या था, पहले प्रश्न में ये 7 गुणांक है, और सॉरी पहले पद में आपका 7 है और दूसरे में क्या हो जाएगा 3। 7√2 में अगर हम गुणांक पूछे तो 7 आपका गुणांक है, कर्णीगत राशि हो जाएगी 2, करनी की घात कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि वर्गमूल लगा हुआ है। अगला है आपका 8³ √3 मल्टीप्लाई 5³ √4। तो गुणांक क्या है, गुणांक यहाँ पर 8 है और यहाँ पर गुणांक क्या है 5, गुणांक का आपस में गुणा कर दीजिए, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, और क्यूब रूट 4 का 3 में करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो आंसर कितना आएगा 40 क्यूब रूट 12। ठीक है। अगला है आपका भाग करना, तो भाग कैसे करते हैं, भाग आपके 2 प्रकार से आप कर सकते हो। पहला क्या है, सीधे सीधे गुणांक का गुणांक में होगा और कर्णीगत राशि का कर्णीगत राशि में डिवाइड होता है। इसको किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिख लो 7√6/2√3। कैसे और लिख सकते हैं 7/2, यहाँ पर √6/3, 6 से डिवाइड कर दो, सॉरी 3 से करिए जाएगा आपका 2 बार, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 7√2/2। ऐसे कर सकते हैं। दूसरा आपका तरीका देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 7√6 था ना, इस √6 को हम क्या कर सकते हैं, √3 गुणा 2 लिख सकते हैं आराम से। तो बस यहीं पर मैंने लिख दिया √3 गुणा √2/2 √3, √3 से √3 कट गया आपका, क्या आ जाएगा 7√2/2। क्लियर हो गया ना। अगला प्रश्न देखिएगा 16√10 डिवाइडेड बाई 4√2। तो इसको कैसे करेंगे, 16√10/4√2, गुणांक से गुणांक को डिवाइड करो, तो 4 16 डिवाइड हो रहा है ना 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4√10/2, तो 2 पंजे 10, कितना आंसर आ गया 4√5। उम्मीद करियो सभी का आ गया होगा आंसर। नेक्स्ट है करनी को जोड़ना। तो करनी को जोड़ते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि आधार समान होंगे और करनी की घातांक जो है वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो गुणांक जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या बोला मैंने, जो आपके आधार अंदर लिखे हैं, आधार यानी कि कर्णीगत राशियां समान हो और करनी का घातांक अगर समान है तो जो गुणांक दिए गए होंगे वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पहले पद में कर्णीगत राशि क्या है 2 है, दूसरे में क्या है कर्णीगत राशि 2 है, और करनी की घातें भी समान है, तो यहाँ पर 8 और 5 ये गुणांक क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, 8 5 13, तो क्या आंसर आएगा 13√2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या है 7√3, 4√2 और 3√3 ये दिया गया है आपका। तो देखो समान किसमें, कर्णीगत राशि समान कहाँ कहाँ पर मिल रही है, एक तो इसमें मिल रही है और एक इसमें मिल रही है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 7 3 10√3 प्लस ये कितना आ जाएगा 4√2। ये ऐड नहीं हुआ क्योंकि कर्णीगत राशि क्या है, अलग दी गई यहाँ पर, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
करनी को घटाना है तो सेम वही ध्यान रखना है जो प्लस में किया था, अंदर जो राशियां लिखी हैं वो समान हो और करनी का जो घात है वो भी समान होना चाहिए। तो पहला क्या दिया है 8√7 माइनस 5√7, राशियां समान है अंदर की और क्या समान है, घातांक भी समान है करनी का। तो यहाँ पर क्या गुणांक आपस में घट जाएंगे, 8 में से 5 कितना बचा 3 और 3 √7 आ जाएगा। अगर ये इस तरीके से भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे कर सकते हैं, इस और इस पद में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, √7 कॉमन मिल रहा है ना, तो अंदर क्या बचेगा 8 माइनस का 5 और 8 में से 5 गया कितना आ जाएगा √7 मल्टीप्लाई 3 और इसको लिख सकते हो 3√7। दोनों ही तरीके सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है 15√3 माइनस 8√2 माइनस 7√3। तो ये और ये आपको देखने में जैसे व्यंजक पढ़े थे ना, एक्स वाई अगर जुड़े होंगे तो वो एक साथ जुड़ जाते हैं, नहीं तो नहीं जुड़ते, बस सेम वही है, मतलब समान पद एक साथ जुड़ते हैं और असमान पद एक साथ नहीं जुड़ते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वो वैसे ही करना है यहाँ पर भी। तो 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा यहाँ पर, तो 8√3 माइनस क्या है 8√2। यहाँ पर इन दोनों पदों में 8 कॉमन मिल रहा है तो 8 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस का √2। यही क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर हो गई चीज। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इनके मान निकालना है। पहला क्या है √5 गुणा √15, क्या आंसर आएगा इसका 15 पना 75। इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे √25 या 75 होते हैं तो 25 गुणा 3, 25 को कैसे लिख सकते हैं √5 गुणा 5, क्योंकि 5 का ये वर्ग है और देखो बाहर क्या लगा है वर्गमूल ही लगा है, तो इसका वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। वर्गमूल देखो करनी की घातांक जितनी होती है, अगर 2 घात लगी है तो अंदर आप पेयर जब बनाएंगे तो उसमें अंदर 2 संख्याएं लेंगे और उसमें से एक को बाहर निकाल देंगे। करनी की घात 3 लगी है तो 3 संख्याएं लेकर के उसमें से एक बाहर निकालोगे, 4 लगी है तो 4 में से एक बाहर निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर 2 में से एक बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाहर 5 और 3 का तो रूट ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर पेयर बन नहीं रहा है 3 का, तो क्या बचेगा 5√3। एक क्वेश्चन और करते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 5/2 माइनस का √3। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 2, चिन्ह बदलो, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + √3 का अंश व हर में गुणा करने पर, का अंश व हर में गुणा करने पर जैसे गुणा करेंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पर देखो हमें मैथ्स में करना क्या है, हम ऐसी संख्या का गुणा या भाग कर सकते हैं, जोड़ या घटाना कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि हमारा जो पहले जो पद था वो बदले ना, जैसा क्वेश्चन था वैसा का वही रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका गुणा और भाग करेंगे तो उससे क्या होगा, यही संख्या कट भी जाएगी, तो क्या जो पद पहले जो हमारी संख्या थी हमारे पास क्वेश्चन में वही का वही रहेगा। एक बार फिर से भी इसको समझा देंगे अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन कितना हमारे पास 5/2 माइनस का √3, ठीक है, मल्टीप्लाई किसका करना है हमें 2 + √3 अपॉन 2 + √3। अब मेरा कहने का मतलब है जैसे हमने गुणा किया तो ये दोनों क्या है कट जाएंगे, तो जो क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन पर ही हम वापस पहुंच जाएंगे, इसीलिए हमें गुणा भाग दोनों करना पड़ता है यहाँ पर। चलिए गुणा कर दीजिए। ये फिर से आपका क्या बन रहा है a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b हमेशा बनेगा और सेम वही फॉर्मूला a² - b² का सूत्र आपको यहाँ पर लगा देना है। चलो इसको खोलो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 2 + √3, 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, क्या आएगा आंसर यहाँ पर 5। चाहे तो अंदर 5 का गुणा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 दूनी 10 + 5 √3, नीचे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का √3 का वर्ग है तो वही का वही निकल आएगा, 4 माइनस का 3, आंसर कितना हो जाएगा 10 + 5 √3 बटे 4 में से 3 का कितना बचा 1, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ कर लिया होगा, सभी को समझ आ गया होगा, आंसर भी सभी का निकल आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4/3 माइनस √5, करो सॉल्व इसको, सेम वैसे ही करना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में सेम वही, अब देखो यहाँ माइनस का दिया है चिन्ह तो हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 3 + √5 का अंश व हर में गुणा करने पर, ये लाइन हमेशा लिखनी है, ठीक है, बिना लाइन लिखे काम नहीं होगा। अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, तो यहाँ पर सॉल्व करिएगा आप, कितना है यहाँ पर 4/3 माइनस का √3 मल्टीप्लाई 3 + का √3 अपॉन 3 + √3, ठीक है। सेम वही कंडीशन वापस से बन गई a - b और ये बन गया a + b, क्या हो जाता है a² - b², कर दीजिए सॉल्व, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 3 + √3 अपॉन 3 का वर्ग कितना 3 3 का 9 आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस √5 था यहाँ पर, एक सेकेंड में सही कर दूं, √5 है यहाँ पर, √5 का वर्ग, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 3 + √5 बटे 3 का वर्ग, 3 3 का 9, √5 की जगह सीधे 5 आ जाएगा आपका, कितना हो गया यहाँ पर 4 ब्रैकेट में 3 + √5 बटे 9 में से 5 कितना बचा 4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 3 + √5। उम्मीद कर पा रही हूँ कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। शुरू करते हैं आपका वर्ग और वर्गमूल से। इस क्लास में हम जो भाग विधि से वर्गमूल निकाले जाते हैं उसको भी सीखेंगे, साथ साथ दशमलव संख्याओं के वर्गमूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं उनको भी देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक है आपका वर्ग, तो वर्ग से ही शुरू करेंगे। वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना कहलाता है वर्ग। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 4 ले लिया, 4 का वर्ग का मतलब क्या है 4 का 4 में ही गुणा करना, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। ऐसे अगर हमें चाहिए 7 का वर्ग तो 7 का क्या करेंगे 7 में ही गुणा, 7 का वर्ग का मतलब क्या है 7 × 7 यानी कि 49। ऐसे अगर मान लीजिए आपको 37 का वर्ग चाहिए तो 37 × 37, 35 का चाहिए तो 35 ×
144 इस तरीके से वर्ग निकालते हैं। कोशिश करिए 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद कर लीजिए। वैसे आपको 1 से लेकर 10 तक के वर्ग सभी को याद होंगे, बस 11 से लेकर 20 तक के याद करने। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नोटिस करने वाली बात क्या है, अगर आप इन सभी वर्ग के इकाई के अंक देखो तो क्या क्या आ रहा है, 1 4 9 6 5 6, उसके बाद 9 4 1 0। आप 1 से लेकर 10 तक अगर देखें तो इकाई के वर्ग कौन कौन से नहीं मिल रहे हैं, 2 3 7 और 8। इकाई के अंक पर जो आपको संख्याएं नहीं अंक नहीं मिल रहे वो कौन कौन से, 2 3 7 8। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर करनी है क्या, कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी उनका इकाई का अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैंने अगर आपको एक संख्या दे दी यहाँ पर 144, इसका मतलब क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी की जगह अगर मैं आपको दे दूं 127, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 7 है। ऐसी और बड़ी संख्याएं ले लीजिएगा, 2 3 5 8 8, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो ये नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक कितना है, 8 है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला क्या है आपका 13/25, तो 13/25 का स्क्वायर कर लो, 13/25 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 13 का 13 में गुणा, 13 गुणा 13/25 गुणा 25। 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169 यानी कि 169, और 25 का वर्ग होता है 625। ठीक है, इसका निकालना है -7/5 का वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा -7/5 और इसका होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, -7 गुणा -7/5 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा इसका, 7 7 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 5 25। एक चीज याद रखना, जब भी हम ऋणात्मक संख्याओं का, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हैं तो उनका वर्ग हमेशा धनात्मक में आता है, क्योंकि जो ऋणात्मक है ना, जो माइनस का साइन लगा होगा वो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, तो वर्गमूल का देखिए, वह पूर्णांक जिसका उसी से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमें 4 का वर्गमूल चाहिए, तो एक ऐसी संख्या जिसका उसी में अगर हमने गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दी गई संख्या, यानी कि 4। 2 का 2 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 4। ये 2 क्या है, 2 है वर्गमूल। सेम ऐसे ही 25 का वर्गमूल क्या है, एक ऐसी संख्या जिसमें उसी का गुणा करने पर हमें 25 मिल जाए, तो क्या हो जाएगी, 5 गुणा 5। अब वर्गमूल निकालते कैसे हैं, तो वर्गमूल देखिए कैसे, यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी, पहले इनका वर्गमूल देख लेते हैं। 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। अब इसको लिखने का तरीका भी है, एक चीज याद रखना, जब भी वर्गमूल का साइन लगा होता है इसका मतलब क्या है, उस पर घात कितनी है, 1/2। ठीक है, ये मैंने आपको घातांक वाले में बता भी दिया था। यहाँ पर फटाफट लिख लीजिए, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 2, 9 का 3, 36 का 6 निकल के आ जाएगा, 121 का 11, 169 का 13। जस्ट अभी ये पढ़ के आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 2 का वर्गमूल तो इसके लिए सिंपल आप √2 लिख दीजिएगा, 2 की घात 1/2 लिख दीजिएगा। ठीक है, 3 का वर्गमूल तो √3 या फिर 3 की घात 1/2। चलो आगे बढ़ेंगे। वर्गमूल निकालने की विधियां, तो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं, पहली है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। भाग विधि से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो, दशमलव में दिए हैं तब भी निकल आएगा, कैसी भी संख्या। गुणनखंड से जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनका हम वर्गमूल आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 225। 225 का वर्गमूल याद करना। सबसे पहले क्या करो, 225 के करिए फैक्टर। तो 225 की हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले किससे जा रहा है, अभाज्य संख्या से ही डिवाइड देते हैं इसमें। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से जाएगा नहीं, 3 से ही ये डिवाइड हो पाएगी, तो 5 3 से क्या 5 से डिवाइड हो पाएगी, तो 5 से देंगे, 5 चौके 20 और 5 25। ठीक है, 5 से आसान पड़ रहा है, जल्दी से मैं देख ले, इकाई का अंक 5 है तो ये क्या है, 5 से तो होनी है। आगे बढ़ेंगे, फिर 5 से क्या है जा रही है 5 45। अब हम 3 से दे देंगे आसानी से, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से लिखिएगा, √225 बराबर √3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। वर्गमूल निकालना है, इसलिए क्या करो, 2 की संख्याओं के पेयर बना लो, ये और ये। तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, 3 गुणा 5 यानी कि 15। तो 225 का वर्गमूल कितना निकल के आ गया, 15। ये किससे निकाला हमने, गुणनखंड विधि से। ठीक है, आप 3 से भी सबसे पहले डिवाइड दे सकते थे, बट फिर आपको 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो लगाइएगा। 2 2 4 हो जाएंगे और 5 और 4 9। तो पता चल रहा है कि ये 3 से भी डिविजिबल है, तो वहां पर आप स्टार्टिंग में 3 से भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। अगला क्या है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। कैसे निकालते हैं इसको देखिएगा, इस तरीके से कुछ हम बनाएंगे, एक बॉक्स 20 25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पीछे से हमें 2 अंक लेकर के पेयर बनाने हैं। बनाइएगा पेयर, 2 अंक लेकर के ये बन गया, फिर 2 अंक लेकर के ये बन गया। पहला पेयर में हमारे पास संख्या कितनी आ रही है, 20 आ रही है। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग 20 से छोटा हो। 1 का वर्ग कितना, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। 5 अगर हमने ले लिया तो 5 का वर्ग 25 तो बड़ा हो रहा है। अगर हमने 4 संख्या ली तो 4 का वर्ग कितना, 16 छोटा हो रहा है। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 20 के बराबर बैठे या फिर 20 से छोटा हो। तो वो संख्या कौन सी है, 4 हो जाएगी। उस 4 को हमने ले लिया, यहाँ पर लिखा और यहाँ लिखा, यहाँ पर। ठीक है, इस 4 को 3 जगह लिखते हैं, एक यहाँ और एक जस्ट इसके नीचे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का 4 में मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, तो 16 यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद इधर साइड जो संख्या लिखी है इसको हम करते हैं प्लस, और इधर जो 20 के नीचे 16 लिखा है इसको करेंगे माइनस। तो 20 में से 16 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और 4 4 कितने हो गए, यहाँ पर 8 हो गए। अब जब हम अगला उतारा लेंगे तो किसका लेंगे, पूरा का पूरा पेयर उतारते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पर कितना उतर के आ जाएगा, 25। इधर यानी कि इधर की संख्या कितनी बन गई, 425, और इधर कितना बचा है, 8 बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस 8 के पास एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर जो मान मिलेगा वो कितना आए, इस 425 से छोटा आए या फिर इस 425 के बराबर आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 8 के पास 1 ले लिया और इस 1 का ही गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब हम इस 1 की जगह, 1 तो बहुत छोटा हो रहा है, इस 1 की जगह क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 2 का गुणा किया तो कितना बनेगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 164। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो क्या हो, इस 425
इसके बराबर आ जाए या फिर इससे छोटी आए। तो सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, देखो मैं आपको एक ट्रिक यहाँ बताने जा रही हूँ। यहाँ पर क्या एक अंक हमें लेना है, इसलिए हम क्या करें 425 में से एक अंक छुपा लीजिए, कितना बचा 42। कोशिश करिएगा कि 8 से क्या 42 में डिवाइड दो, कितने टाइम जाएगा, लगभग 5 बार जाता है, 5 बार जाता है ना। बस उस 5 से ही चेक कर लो एक बार, क्या रखा हमने 8 के पास में 5 रखा और इस 5 से ही मल्टीप्लाई किया, 25 हो जाएगा, हासिल 2 लग जाएगी, 5 अट्ठे 40 और 2 42। देखो डायरेक्ट पहुंच गए हम, वरना 3 रख के चेक करते, फिर 4 रख के चेक करते, फिर 5 रखते, तब आके कहीं 5 पर पहुंच पाते। इसलिए ट्रिक है आपकी, इस तरीके से निकालो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 425 निकल करके आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या करिएगा, सीधे सीधे 425 रख दीजिएगा। यहाँ रखा 5, यहाँ रखा 5, सेम वही 5 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, गुणा से यहाँ पर गुणा करके लिखिए, 25, 2 हासिल, 5 अट्ठे 40 और 2 42, और यहाँ पर प्लस करके लिखना होता है, कितना हो जाएगा 90। ये कट गया सीधे सीधे। अब तो कोई संख्या बची नहीं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, यानी कि कितना आंसर निकल आया 45। तो 220 25 का वर्गमूल कितना हो गया, सीधे सीधे 45। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो सकता है चीज़ अगर यहाँ पर क्लियर नहीं हुई होगी तो ये अगले एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगी। कितना है 9801 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी करेंगे हम। यहाँ पर लिखा 9801। सबसे पहले क्या करना होता है हमें कि पीछे से पेयर बनाने, 01 और 98, 2 पेयर बन गए, यानी कि हमें पहला पेयर मिल रहा है 98। क्या करना है, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग या तो 98 हो या 98 से कम हो। 10 का वर्ग कितना होता है 100, ये तो बड़ा हो जाएगा। किसका वर्ग मिल सकता है 9 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना है 81। तो बस 9 ले लीजिएगा। 9 को कहाँ लिखा, यहाँ पर, इसके बाद यहाँ और फिर यहाँ पर 9 निम्न 81, 81 यहाँ लिखेंगे, करेंगे माइनस और इधर हम करेंगे प्लस। ठीक है, 9 9 कितने हो जाएंगे इधर 18, 81 माइनस करो 98 से, कितना हो जाएगा 8 में से 1 गया 7 और 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1। अब हमें क्या करना है, पूरा का पूरा पेयर हम उतारते हैं नीचे, कितना आ जाएगा 01। कितनी संख्या बन गई यहाँ पर 1701। अब हमें क्या करना है यहाँ कि हमें एक ऐसी संख्या इधर लिखनी है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा वो 1701 से कम हो या फिर इसके बराबर हो। ठीक है, तो हम क्या करें, इस 18 के साथ में 1 रखा, गुणा किया, कितना बन गया 181। अब इसके साथ हम 2 रखेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3, कितना बन रहा है 304। तो इसके लिए फटाफट से हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए ट्रिक एक आपको बता रही हूँ मैं। सबसे अच्छी ट्रिक क्या है हमारे पास कि हमें इधर एक अंक रखना है ना, तो हम क्या करें, पीछे से इधर का एक अंक छुपा लो। 1701 का हमने एक अंक छुपाया तो क्या बन गया हमारे पास 170। अब हम क्या करें, 18 से डिवाइड दें 170 में, कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार डिवाइड जाता है। ठीक है ना, तो बस उसी 9 को लेकर के यहाँ पर एक बार चेक कर लो क्या हमारे पास पूरा का पूरा मान निकल करके आ रहा है या नहीं। तो 18 के साथ में 9 रखा, यहाँ भी 9 रखेंगे, तो 9 निम 81, हासिल कितनी लग जाएगी 8 लग जाएगी, 9 अट्ठे 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया 17। देखिए फटाफट से पहुंच गए, वरना फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब रख के चेक करते तो टाइम लगता। यही क्या है आपकी ट्रिक है, जिससे क्या है आसानी से आप कर लेंगे। बस अब क्या मिली हमें यहाँ पर संख्या मिल गई हमको 9। तो उस 9 को हमने यहाँ रखा और कहाँ रखेंगे, यहाँ गुणा करके कितना है 1701, उसको इधर रखा, करेंगे माइनस, इधर हो जाएगा 0, इधर प्लस करके लिखना पड़ता है। 9 9 18 हासिल 1, 9 9 18 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 198 इधर आ जाएगा। पर वर्गमूल है कौन सा, आंसर कौन सा है हमारा, जो यहाँ पर संख्या बनती है, यानी कि 9801 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 99। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गई चीज। उम्मीद कर रही हूँ आपको यहाँ से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई चीज समझ में नहीं आती, तो अगले एग्जांपल में क्लियर हो जाएगी। अगला क्या है 9216 का, यानी कि 9216 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही करना है आपको, यहाँ पर लिख लेते हैं 9216। कोशिश करिएगा इसका वर्गमूल ज्ञात करने की। सबसे पहले वही कि पीछे से हम पेयर बनाते हैं, इधर 2 संख्याओं को लेकर 1 और 6 बन के एक पेयर बन गया और 9 2 लेकर के एक पेयर बन गया। सेम वही करना है, हमें क्या मिल गया 92। कोशिश करिएगा कि ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका वर्ग 92 से कम हो या 92 के बराबर हो। तो कौन मिल सकती है, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। 10 तो होगी नहीं, क्या मिलेगी 9 मिलेगी हमें। तो बस सीधे सीधे 9 रखो, 9 इधर लिखा और कहाँ लिखा, यहाँ पर 9 निम 81, इधर करेंगे हम माइनस और इधर करके हम लिखते हैं प्लस करके। तो 9 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, इधर माइनस करिएगा, माइनस करने पे कितना मिलेगा, 2 में से 1 गया 1 और 9 में से 8 गया कितना आया 1। पूरा का पूरा पेयर उतारते हैं तो 16 सीधे के सीधे नीचे आ जाएगा। अब हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका उसी से गुणा करें तो हमें क्या मिले 11 16 से कम संख्या मिले या इसके बराबर मिले। तो ट्रिक जैसे इसके लिए मैंने बताई कि किसमें डिवाइड करना है, 1116 में करना है। किससे करना है 18। यहाँ पर कुछ संख्या हमें पता नहीं है, एक ही संख्या तो रखनी है, इसीलिए क्या करो 11 16 का जो पीछे का एक अंक है उसको छुपा दो, कितना बचेगी 111 बचेगा आपके पास, बचेगा या नहीं बचेगा 111। बस अब हम क्या करें 18 से 111 में डिवाइड देते हैं, कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार डिवाइड जा रहा है। 108 होता है, 18 6 108, तो लगभग 6 बार डिवाइड जा रहा है। एक बार 6 रख के चेक कर लो, अगर ज्यादा मान निकल करके आता है तो हम फिर पीछे एक कम कर लेंगे, 5 रख के देख लेंगे। अगर फिर भी ज्यादा आ रहा है तब फिर हम एक और कम करके देख लेंगे। वैसे क्या है इस ट्रिक से आप एक्जैक्ट वहीं पहुंचोगे। अगर हो सकता है ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ज्यादा निकल के आ रहा है तो बस एक मान कम करोगे, उससे आप सीधे वहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, 6 का गुणा करके देखिए, 6 6 36, हासिल लगेगी 3, 6 अट्ठे 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, हासिल 5, 6 एकम 6 और 5 कितना 11 16। देखो निकल के आ गया कि नहीं। बस तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो संख्या है इसकी जगह हमें जो मान रखना था वो कहाँ रख देंगे, यहाँ पर 6 रख देंगे। तो यहाँ पर 6 रखो, यहाँ भी 6 रखो और यहाँ भी 6, कितना आ जाएगा 6 6 36। सीधे सीधे वही रख देते हैं वैल्यू जो भी मल्टीप्लाई की थी। माइनस करिएगा, इधर जोड़ के लिखना होता है, 6 6 12, 8 और 1 9 और यहाँ पर 1 192 हो जाएगा। आंसर क्या निकल के आया हमारे पास 96। तो 9216 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 96। ठीक है, ये आपका आंसर है।
उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा, करना भी सीख गए होंगे। चलिए अगले टॉपिक है आपका घन तथा घनमूल यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट। तो क्यूब रूट शुरू करने से पहले एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं ये घन यानी कि क्यूब क्या होता है। जैसे वर्ग से मैं इसको उठाती हूँ, जैसे वर्ग आपको पढ़ाया था, वर्ग का मतलब क्या है, स्क्वायर। 4 पर अगर स्क्वायर लगा हुआ है, 4 स्क्वायर, इसका मान कितना है 4 का 4 में ही मल्टीप्लाई, जितनी घात होती है उसका उतनी बार गुणा कर देना है। तो 4 का कितनी बार 2, 4 गुणा 4 यानी कितना आंसर आ जाएगा 4 चौक 16। ये तो वर्ग का मतलब था। सेम ऐसे ही क्यूब का मतलब है, अगर मान लीजिए 4 पे पावर कितनी दी है 3, यानी कि 4 का कितनी बार मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 4 4 16, 16 4 64। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए 5 ले लिया, 5 पे पावर कितनी लगी हुई है 3 लगी हुई है, यानी कि 5 का क्यूब कितना आएगा, तो 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई करो 3 बार, जितनी घात उतनी बार, कितना हो जाएगा 25 पंजे 125। ठीक है, 25 पंजे 125। आगे बढ़ते हैं घनमूल पर। घनमूल क्या है, तो जो घनमूल है वह संख्या होती है, वह मूल संख्या होती है जिससे कि घन बना होता है। फॉर एग्जांपल 729 का घनमूल 729 का घनमूल क्या है 9। ठीक है, 9 का क्यूब करने से क्या मिल जाता है 729। ये फैक्टर करने से भी मैं आपको मेथड बताऊंगी कि किस मेथड से हम घनमूल निकालते हैं। सेम ऐसे ही 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, तो 8 किसका है 2 का क्यूब होता है ना, 2 का क्यूब कितना है 8, तो 8 का घनमूल कितना है, यहाँ से क्यूब रूट कितना निकल के आ जाएगा 2। उसको इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बताया था वर्ग में कि दो के पेयर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं, 4 का स्क्वायर, 4 का हमें क्या निकालना है, सॉरी स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे 2 गुणा 2 और 2 2 की संख्या लेकर के पेयर बनाते हैं और उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका क्या आ जाता है 2। सेम ऐसे अगर क्यूब रूट बनाना है तो हमें पता है क्यूब रूट में कितना हो जाएगा अंदर 2 दूनी 4 दूनी 8, फैक्टर ये निकल आए। इन तीन में से एक संख्या बाहर निकल के आएगी, तो जो आपका क्यूब रूट निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 2। ये चीज क्लियर हो गई। उम्मीद कर रही हूँ आगे की समझ में अगर नहीं आई होगी तो आगे क्लियर हो जाएगी। जैसे आपका दिया है क्यूब रूट 64, तो 64 के फैक्टर कर लीजिए फटाफट से। 2 से हो रहा है डिवाइड, 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है 2 एकम 2 2 6 12, फिर 2 से जा रहा है 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जा रहा है 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है 2 एकम 2। कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार आया है 2, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्यूब रूट 2 1 2 3 4 5 और 6 बार हमने 2 लिख लिया। अब हमें क्या करना है 3 का लेते हुए पेयर बना दीजिए। तो ये पहले 3 ये रहे 2 और फिर दूसरे ये रहे। ठीक है, इनमें से एक बाहर निकल आएगा, तो बाहर क्या कितनी संख्या आ जाएगी, इसमें से एक बाहर तो आया 2 और इसमें से फिर एक बाहर तो मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 दूनी 4 यानी कि 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल, आपका जो सेमेस्टर है इसमें पूर्ण घन संख्याओं के ही घनमूल निकलवाए गए हैं। वो हाँ ये बात अलग है कि वो दशमलव में भी आ सकते हैं मान, मतलब दशमलव संख्या वहां पर दे सकते हैं, लेकिन दशमलव वो पूर्ण संख्या ही होगी। सब इसकी जो विधि है वो है आपकी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, जिसमें आपको प्राइम फैक्टर करने होते हैं। ये जो विधि आपको जिससे मैंने करके दिखाई अभाज्य गुणनखंड विधि है। इसी से शुरू करते हैं किसका 33 75 का वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना है 33 75 के कर दीजिए फैक्टर। किससे ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो 5 से जारी की इकाई का अंक क्या है 5 का डिविजिबिलिटी रूल किसी को नहीं आते हैं, ऐसा हो सकता है किसी बच्चे को नहीं आते विभाज्यता के नियम। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी क्लास की विभाज्यता के नियम पर आधारित, वहां से आप 2 3 5 इन सबकी विभाज्यता के नियम 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, जिससे क्या है जब आप डिवाइड करने जा रहे होते तो आपको ये अनुमान लगाने में दिक्कत नहीं रहती कि हमें किसका डिवाइड करना है। ठीक है, ये 5 से जा रहा है तो 5 से दे देंगे हम। चलिए क्या करिएगा डिवाइड, आप लोग सॉल्व करिए, आंसर निकालिए कितना आ रहा है सभी का। 5 6 30 हो जाएगा यहाँ पर, फिर कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 7 35 2 बचेगा और 5 5 25 675, फिर 5 से जा रहा है 5 एकम 5, यहाँ पर हो जाएगा 17 5 3 15, फिर 2 बचेगा 5 25। ठीक है, इस तरीके से देंगे। नेक्स्ट फिर जा रहा है ये 5 से, तो 5 दूनी 10 5 7 35। अब ये किससे कट रही है 3 से कट रही है, 3 9 27, फिर 3 से 3 का 9, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा क्यूब रूट 33 75 इक्वल, यहाँ पर लगाया क्यूब रूट, कितने फैक्टर आए 5 आया 3 बार और 3 आया 3 बार, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, सेम ऐसे ही 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, पेयर बनाइए किसके 3 3 के, तो 3 3 संख्याओं को लेते हुए 1 2 3, सेम 1 2 3 3 3 संख्याओं को लेते हुए पेयर बनाएंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से एक 5 बाहर आ गया और यहाँ से एक 3 बाहर, तो गुणा 3, 5 गुणा 3 बराबर 5 3 15। ठीक है, 15 का ही क्या होता है घन होता है आपका 33 75, तो 33 75 का घनमूल कितना आ गया निकल करके 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका दशमलव संख्या का घनमूल निकालना। सॉल्व करिएगा इसको, फिर मैच करिए आंसर को। सेम पहले तो इसी संख्या को ले लो 0.008। जब भी दशमलव में संख्या दी गई हो तो कोशिश करो उसका दशमलव हटा लीजिए, जिससे क्या होगा आपको दशमलव से परेशानी नहीं होगी। जैसे ही दशमलव हटाया नीचे कितने आ जाएंगे, नीचे जितने अंक पीछे से आप काउंट करेंगे जितने अंक पहले दशमलव है उतने ही नीचे जीरो आ जाएंगे। कितने है तो 1 2 3, तो नीचे उतने ही जीरो, कितने जीरो 3 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1000। ठीक है, तो क्या बन गई संख्या यहाँ पर 8/1000। क्लियर। अब इसका हमें क्या निकालना है घनमूल निकालना है, तो इसी पर लगा लीजिए क्यूब रूट 8/1000। 8 हमें पता है किसका है 2 का होता है ना, तो यहाँ पर सीधे सीधे फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1000 किसका हो जाएगा 10 का 10 गुणा 10 गुणा 10। कितना निकल के आ जाएगा 3 3 के पेयर से 2/10 और इसको दशमलव में फिर कन्वर्ट कर दो, कितना आ जाएगा 0.2। क्लियर, ये आपका आंसर। उम्मीद कर रही हूँ सभी का आ गया होगा सही। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, सेम ऐसे ही है, क्यूब रूट निकालना है 15.625 का। ठीक है, सेम ऐसे ही करो। सबसे पहले क्या हटा लीजिए क्यूब, सॉरी दशमलव, 15 क्यूब रूट 15.625। जैसे ही डेसिमल हटाएंगे नीचे कितने आ जाएंगे उतने ही जीरो, तो यहाँ पर हो गया 1000। अब हमें क्या करने हैं फैक्टर करने हैं किसके 15625 के, तो यहाँ पर कर लीजिए फैक्टर 15625। किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये जा रहा है आपका 5 से डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले तो 5 से कर दो, 5 या 15, 5 एकम 5, यहाँ पर कितना बन जाएगा 12, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 एकम 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से जा रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 5 से कर दीजिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से चला जाएगा 5 बार और फिर 5 से 5 एकम 5। कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा क्यूब रूट 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 6 बार हो गया बटे 1000 को हम जानते हैं किसका है 10 का होता है ये, तो यहाँ पर लिख लीजिए सीधे सीधे 10 गुणा 10 गुणा 10।
तीन तीन के पेयर बनाओ, 1 2 3 ये बन गया, और पहला 1 2 3 दूसरा ये बन गया, नीचे ये बन गया। तो आंसर आ जाएगा आपका 5 गुणा 5 बटे 10। कितना हो गया? 25 बटे 10, यानी कितना? दशमलव में मान निकाल दीजिए, 2.5। क्लियर? उम्मीद करियो मैं सभी का निकल के आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात करें। सबसे पहले आपका 0.512, तो दशमलव हटा लो यहाँ पर। सबसे पहले इस तरीके से लिखिएगा, क्यूब रूट 0.512। तो हमने यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, क्या बन जाएगा? 0.512, डेसिमल हटाए, नीचे आ जाएगा 1000। हमें पता है ये किसका है, ये होता है आपका 8 का क्यूब, जस्ट अभी निकाल के आ रहे हैं ऊपर 8 का क्यूब, और वो किसका है? 10 का क्यूब है। तो आंसर आ जाएगा 8 बटे 10। डेसिमल में अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 0.8। उम्मीद करिए अब तो फटाफट से हो रहे होंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी, सभी का आंसर सही आ गया होगा अगर हम भाग देते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? 9th क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 675 में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। हमें एक छोटी से छोटी संख्या याद करनी है जिससे अगर हम गुणा कर दें तो ये 675 जो है वो पूर्ण घन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें? 675 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, करिएगा और बताइए सबका आंसर कितना निकल के आ रहा है। 675 के हमने फैक्टर किए, किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से ही जा रहा है, तो 5 एकम 5, 5 तियां 15 और 5 25। फिर 5 से जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। फिर ये किससे जा रहा है? 3 से, 3 निम 27। फिर 3 से चला जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या बन रहा है? पेयर अगर हम 3 3 का बनाए तो 3 का तो बन गया, लेकिन 5 के केवल 2 ही अंक यहाँ पर दिए हैं, एक की कमी है। तो हम क्या करें? एक अंक और ले आए, यानी किसका गुणा कर दें? 5 का। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 675 के फैक्टर होके कितना मिला हमको? 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर हम पेयर बनाते हैं तो 3 का तो पूरा पेयर बन गया, क्योंकि 3 3 अंक ले 3 3 संख्या लेते हुए हमें पेयर बनाना होता है। यहाँ पर 3 का तो बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है। किसकी कमी है? एक 5 की कमी है, तो हम किसका गुणा करते हैं? 5 का गुणा। 5 का गुणा करेंगे, वैसे ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण घन। तो 5 का गुणा करने पर संख्या हमारी क्या बन जाएगी? पूर्ण घन। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 5। शुरू करते हैं आपका टॉपिक प्रायिकता। जैसे ही प्रायिकता का नाम आता है और प्रायिकता शब्द सुनते हैं एकदम से घबरा जाते कि इतना टफ टॉपिक क्या है। कभी पढ़े होंगे क्वेश्चंस आप लोगों ने 10th या 12th में होगी प्रायिकता, जहां ताश के पत्ते वाले क्वेश्चंस आए थे, हो सकता है वहां अच्छे से ना समझ पाए हो। तो अब ये जितना भी इसमें घबराहट है प्रायिकता को लेकर, सब आपकी दूर हो जाएगी। जितना ये कॉम्प्लिकेटेड सुनने में लगता है ना, उतना ही इजी टॉपिक है ये। प्रायिकता में है क्या? प्रायिकता का मतलब ही है कि कोई भी घटना हो रही है तो उस घटना के घटने की जो संभावना होती है, उस संभावना को ही हम बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता शब्द का अगर हम तात्पर्य देखें तो इसका मतलब ही क्या है? संयोग या संभावनाएं। किसी घटना के घटित होने की संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आप इसको एग्जांपल से ज्यादा से समझ पाएंगे, जब क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं तो टॉस किया जाता है ना, सिक्का जब टॉस करते हैं तो प्रायिकता का क्या है? वहां पर संभावना क्या है? या तो टॉस करने पर हेड आ सकता है, सिक्के में दो ही तो होते हैं ना, एक साइड आपका हेड होता है और एक साइड क्या होता है? टेल होता है। अगर हम सिक्के को उछालेंगे, टॉस करेंगे तो दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसके अलावा और तो कुछ आ नहीं सकता सिक्के में। इसी तरीके से अगर हम जाते हैं पासे के पास, तो पासे पर अगर आप देखें तो कितने अंक होते हैं? 1 से लेकर 6 अंक होते हैं। तो क्या संभावना हो सकती है? अगर हमने पासा फेंका तो या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा अंक, या फिर 3 अंक आ सकता है, या 4 अंक आ सकता है, या 5 अंक आ सकता है, या फिर 6 अंक आ सकता है। ठीक है, इनके अलावा क्या पासे फेंकने पर कोई और अंक मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा। आपको 7 आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या अंक 8 आएगा? नहीं आएगा। तो यही क्या है? इन 6 में से किसी एक अंक के आने की संभावना है, वही कहलाती है प्रायिकता। ठीक है, किसी न किसी के आने की संभावना, कोई भी घटना घटित होगी, वही क्या है? प्रायिकता। अब घटना के प्रकार पर आते हैं। पहली है असंभव घटना और दूसरी होती है आपकी निश्चित घटना, और इन्हीं के बीच में आपकी चलती रहती है प्रायिकता। ठीक है, असंभव घटना का मतलब क्या है? असंभव घटना की अगर हम प्रायिकता पूछे तो हमेशा ये रहती है 0। क्यों होती है 0? तो असंभव घटना का मतलब है, अगर हमने किसी पासे को फेंका तो पासे पर क्या है? 1 से लेकर 6 तक ही अंक तो अंकित है, 1 2 3 4 5 और 6। जब पासे को हम फेंकेंगे, या तो मेरा 1 अंक आ सकता है, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इसके अलावा और कोई अंक कभी भी पासे पर नहीं आएगा। हमने पासा फेंका और आपसे पूछे कि अंक 7 के आने की प्रायिकता, तो ये तो असंभव घटना है, हो ही नहीं सकती। अंक 7 तो आ ही नहीं सकता, ना अंक 8 आ सकता है, ना अंक 9 आ सकता है। तो जब ये अंक आ नहीं सकते तो इनकी प्रायिकता क्या रहेगी? 0 रहेगी। असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका? निश्चित घटना। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। जैसे अगर हम पासा फेंकते हैं तो पासे पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, आएगा, सदैव आएगा ना। ऐसे अगर हमने सिक्का फेंका तो सिक्के पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन आएगा हमेशा। हेड भी मिल सकता है, टेल भी मिलेगा जरूर। तो वही क्या है? आपकी निश्चित घटना। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या रहेगी? 1 रहेगी, अनिश्चित की 0 रहेगी। ये पी क्या लिखा हुआ है तो इसको हम बता दें। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब है इवेंट। तो जब भी हम प्रायिकता को दिखाएंगे कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीई से। ई फॉर इवेंट और पी फॉर प्रोबेबिलिटी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका? अब एक चीज आपने यहाँ नोटिस की होगी कि असंभव घटना यानी कि प्रायिकता आपकी सबसे कम या क्या है? 0 है, और ज्यादा 1 है। अब इसके बाद अगर कोई घटना घटित होगी तो उसकी प्रायिकता जो रहेगी वो 0 से 1 के बीच में ही रहती है। ठीक है, यहाँ से आपको एक नोट पॉइंट ये मिल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, यानी कि प्रायिकता है किसी घटना के घटित होने की, वो या तो 0 से बड़ी होगी या फिर 1 से छोटी होगी। साथ साथ 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। कहने का मतलब ये रहा कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 के बराबर और 0 से बड़ी होती है, साथ साथ 1 के बराबर और 1 से छोटी होती है। अब इसके बाद आते हैं प्रतिदर्श समष्टि पर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा है, उतना ही ईजी है। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है कि कोई भी घटना होने जा रही है, उस घटना के घटित होने की कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, टोटल संख्याएं कितनी है। जैसे मानो हमने सॉरी एक चीज मैं गलत बोल गई, कोई घटना अगर घटित होने जा रही है तो उस घटना के घटित होने की संख्याएं, साथ साथ ना घटित होने की संख्याएं, उन सबको जब हम जोड़ देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो वही हो जाता है हमारा प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि टोटल घटनाएं, कुल घटनाएं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक सिक्के को उछाला तो एक सिक्के को उछालने पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी कि या तो चित आएगा या पट आएगा। क्या कितनी घटनाएं बन रही हैं? 1 घटना, 2 घटना। तो यहाँ पर उस एक सिक्के के लिए कितनी घटनाएं बनेंगी? 2 घटनाएं। इसी प्रकार से अगर हम पासे को मतलब पासे को अगर हम फेंकेंगे तो पासे पे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 और 6।
तो पासे के लिए कुल घटनाएं यहाँ पर क्या हो जाएंगी, पासे के लिए कुल घटनाएं हो जाएंगी 6। ठीक है, पासा मतलब डाइस, जो लूडो खेलते हैं ना वो वाला। क्लियर हो गया ना। तो कुल घटनाओं की संख्या को ही हम बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि सैंपल स्पेस। और जब हम इसको डिनोट करते हैं तो वो हो जाता है एन और ब्रैकेट में एस। ठीक है, तो कुल घटनाओं की संख्या है प्रतिदर्श समष्टि। ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार से एक चीज और समझ लो, यहाँ पर 2 सिक्के अगर हम ले लें, कितने सिक्के, 2 सिक्के, एक सिक्का ये रहा, एक सिक्का ये रहा, तो इस सिक्के पर भी क्या आ सकता है, हेड और टेल। इस सिक्के पर भी क्या आ सकता है, हेड और टेल। अब हम बनाते हैं प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितनी बनेगी। तो ऐसा हो सकता है कि मान लो दोनों सिक्के पर क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए, एक सिक्के पर हेड आए दूसरे पर टेल आए, फिर एक सिक्के पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए, और अगली कंडीशन में दोनों सिक्कों पर टेल आ जाए। तो कुल इतनी ही घटनाएं बनेगी अगर आप सिक्के को टॉस करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 सिक्कों के लिए प्रतिदर्श समष्टि बनेगी वो कितनी बन जाएगी, उसकी संख्या 1 2 3 और 4। क्लियर हो गया। कुल घटनाएं कितनी बनेगी, 4 बनेगी। अगर किसी सिक्के को आप उछालते हो तो उसमें टोटल घटनाएं इतनी ही बनेगी, केवल 4। ठीक है, और एक सिक्के को उछालेंगे तो बनेगी टोटल घटनाएं 2, पासे को उछालेंगे तो टोटल घटनाएं कितनी बनेगी वहां पर, 6। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यही यहाँ पर लिखा था, एक सिक्के को उछालने पर जो आपका टोटल घटनाएं होंगी वो हो जाएंगी 2। अब आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटना। कुल घटना का मतलब क्या है, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, यानी कि जितनी भी घटनाएं घटित हो सकती है उनकी संख्या ही यहाँ पर लिखी जाएगी। अनुकूल घटना का मतलब है कि किसी घटना के घटित होने की संख्या जो आपको वहां पर पूछी जा सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोला कि पासे पर 1 2 3 4 इतने अंक अंकित होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ टोटल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। लेकिन यही आपसे पूछे कि पासे पर 2 अंक आने की प्रायिकता, अंक 2, तो अंक 2 कितनी बार दिया है, यहाँ एक ही बार तो दिया है। तो यहाँ पर अनुकूल घटना क्या बनेगी, 1 बनेगी, और प्रायिकता बन जाएगी अंक 2 आने की 1/6। ठीक है, ऐसे होता है। तो अनुकूल घटना का मतलब है कि किसी घटना के घटित होने की कितनी संख्या है, वही कहलाती है अनुकूल घटना। और कुल घटना का मतलब प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि जितनी भी टोटल घटनाएं वहां बन सकती है वो सारी की सारी आ जाएंगी इसमें। तो फॉर्मूले को अगर हम सिंबल में लिखते हैं तो वो बनेगा आपका पीई इक्वल एनई अपॉन एनएस। ये प्रतिदर्श समष्टि यानी कि कुल घटनाएं, और ये है अनुकूल घटनाएं। किसी घटना के घटित न होने की संभावना क्या होती है, तो घटना के घटित न होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस पीई। ठीक है, 1 माइनस पीई, 1 माइनस किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, इसको इस तरीके से सिंबल में लिख लीजिएगा, पी डैश ई। घटना के न घटित होने की प्रायिकता को हम रिप्रेजेंट कर देंगे पी डैश ई से, पी डैश ई इक्वल 1 माइनस पीई। और इस तरीके से आपका एक नोट पॉइंट बन जाता है कि किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता साथ साथ घटित घटित होने की प्रायिकता, दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करो। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। 2 सिक्के हैं और हम उनको उछालेंगे तो कुल घटनाएं कितनी बनेगी। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, दोनों सिक्कों में पर टेल भी आ सकता है, और एक सिक्के पर हेड या दूसरे पर टेल आ जाए, या फिर एक पर टेल और दूसरे पर हेड आ जाए। अब देखो हेड टेल आपका जो वर्ड है वो यहाँ तो नहीं आएगा, ये जो आपका है ना बीटीसी, बीटीसी में सब कुछ हिंदी में मिलता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा चित और पट। क्या लिखा मिलेगा, चित पट, या फिर चित की जगह आ सकता है शीर्ष। तो जब चित या शीर्ष की बात होगी उसका मतलब होता है हेड और पट का मतलब होता है टेल। तो चित पट अब समझ में आ गया। तो कुल घटनाएं कितनी बनेगी सिक्के को उछालने पर, प्रतिदर्श समष्टि कितनी हो गई, एन एस इक्वल 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सिक्के को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल घटना, कुल घटनाएं कितनी बनेगी। तो देखो जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो एक सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। केवल कुल घटनाएं कितनी बनती है, यहाँ पर 2 घटनाएं बन रही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर रहेगा चित आने की प्रायिकता। चित आने की प्रायिकता इस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, चित आने की प्रायिकता पीई इक्वल, यहाँ पर संभावित यानी कि अनुकूल घटना कितनी है, तो चित आने का पूछ रहा है, चित का मतलब क्या है, हेड। तो हेड देखिए केवल एक ही है यहाँ पर, एक, तो यहाँ पर आ जाएगा अनुकूल घटना 1 अपॉन टोटल यानी कि 1/2। तो प्रायिकता बन जाएगी 1/2। सेम पट आने की जब प्रायिकता निकालेंगे तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल घटना कितनी, टेल केवल एक ही बार, तो एक है यहाँ पर 1 और टोटल घटना कितनी है 2, तो 1/2 आपका आ जाएगा पट आने की प्रायिकता। आगे बढ़ते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों सिक्कों पर चित आने की प्रायिकता, दोनों सिक्कों पर पट आने की प्रायिकता, एक पर चित एक पर पट आने की, और कम से कम एक चित आने की। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, तो टोटल घटनाएं क्या कैसे बनेंगी। दोनों सिक्कों पर या तो हेड आ जाए, या दोनों सिक्कों पर टेल आ जाए, या एक पर हेड एक पर टेल आ जाए, एक पर टेल और दूसरे पर हेड आ जाए, यानी कि एक पर चित दूसरे पर पट आ जाए। अब आपसे क्या पूछा यहाँ पर, कुल घटना यानी कि एन और एन एस कितना बन गया, प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 1 2 3 4 हो गई है। दोनों पर चित आने की प्रायिकता, चित का मतलब क्या है, हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो दोनों पर चित आने की प्रायिकता। यहाँ पर देखिए चित कितनी बार दिख रहा है, इस वाले में दोनों सिक्कों पर चित दिख रहा है, यहाँ पर तो है ही नहीं चित, यहाँ पर भी एक पर है और यहाँ पर भी एक पर है, तो कितनी बार है, एक बार। तो यहाँ पर अनुकूल घटना बनेगी 1 और टोटल घटना बनेगी 4, तो प्रायिकता हो गई पीई बराबर 1/4। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, दोनों पर पट आने की प्रायिकता। दोनों पर पट, अब देखिए दोनों पर पट कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो टीटी ये मिल गया, केवल कितनी बार, एक बार। तो यहाँ पर प्रायिकता पीई बनेगा, अनुकूल घटना कितनी है 1 और टोटल घटना कितनी थी 4, तो 1/4 इसका भी आंसर बन जाएगा। की संख्या बताइए, 3 सिक्कों को जब उछालते हैं तो कितनी प्रतिदर्श समष्टि वहां पर रहेगी। तो इसको देखिएगा, जब 3 सिक्कों को उछालेंगे तो तीनों सिक्कों पर क्या आ सकता है, हेड 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 आएगा कि नहीं आएगा। अब ऐसा हो सकता है कि 2 सिक्कों पर हेड आ जाए,
एक पर टेल आ जाए, या फिर एक पर हेड दूसरे पर टेल और दूसरे पर हेड तीसरे पर हेड आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है एक पर हेड आए और दोनों पर टेल आ जाए, या अगली कंडीशन में ऐसा बन सकता है पहले वाले सिक्के पर हेड आए और बाकी के दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए, सॉरी पहले वाले सिक्के पर टेल आए बाकी के दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, या ऐसी भी कंडीशन बन सकती है पहले पर टेल दूसरे पर हेड और तीसरे पर भी टेल आ जाए, या अगली कंडीशन ऐसी बन सकती है कि दोनों सिक्कों पर टेल आए और अगले सिक्के पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, या तीनों सिक्कों पर ही टेल आ जाए। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। तो टोटल यहाँ कितनी संख्या बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रतिदर समष्टि की यहाँ संख्या कितनी रहेगी, एन एस इक्वल हो जाएगा यहाँ पर इस कंडीशन में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो सिक्कों को एक साथ 35 बार उछाला जाता है। यदि उनके हेड टेल हेड क्रमशः 9 8 और 12 बार आए हो तो जो आपका दोनों सिक्कों पर टीटी कितने बार आया होगा। तो देखो यहाँ पर टोटल कितनी बार उछाला गया था, 35 बार। उनमें से आपका जो हेड दोनों पर हेड कितनी बार आया है, 9 बार आया है। एक पर हेड एक पर टेल कितनी बार आया, 8 बार। एक पर टेल और दूसरे पर हेड कितनी बार आ गया, 12 बार। तो टोटल यहाँ कितनी बार हो चुके हैं, 8 2 10 और यहाँ पर 9 19 और एक यहाँ ये रहेगा आपका, कितने हो जाएंगे 29, यानी कि 29 बार तो हो चुका है। टीटी कितने बार फिर मिलेगा आपको, टेल मिल जाएगा दोनों पर 35 माइनस का 29, तो कितने मिल जाएंगे यहाँ पर 6 बार। वाला है वो है माध्य, माध्यिका और बहुलक, किसके अवर्गीकृत आंकड़ों के। तो इसके लिए सबसे पहले इनको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, मीडियन और मोड। तो इनके क्या क्या सूत्र है वो देख लो। माध्य निकालने का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जो आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है वही सेम माध्य का होता है, इसको माध्य बोल सकते हैं, या एग्जाम में समांतर माध्य भी लिख करके आ सकता है। तो आप क्या लगाएंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्यिका निकालने की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन की जब जो आपको आंकड़े दिए गए होंगे उन आंकड़ों में अगर पदों की संख्या एन विषम निकल के आती है तो सूत्र अलग है, और पदों की संख्या सम निकल करके आती है तब सूत्र अलग है। जब पदों की संख्या विषम होगी तब माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 पद, और जब पदों की संख्या सम होती है तब माध्यिका बराबर होता है n/2 पद प्लस n, यहाँ पर करेक्शन करना, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1 पद, ठीक है, और अपॉन में आता है 2, ठीक है। इस चीज को करेक्ट कर लो यहाँ पर अगर आप नोट कर रहे हैं तो। इसके बाद आप दोनों ही सूत्र समझ रहे होंगे, माध्यिका के पदों को काउंट करेंगे, जब सम निकल के आएगा तब ये वाला सूत्र लगाएंगे, विषम संख्या निकल के आती है तब सेकंड नंबर वाला। इसके बाद आते हैं हम बहुलक पर। बहुलक सबसे आसान चीज है यहाँ पर। बहुलक क्या है कि जिस पद की बारंबारता या आवृत्ति सबसे अधिक हो वही होता है बहुलक। मान लीजिए आपको आंकड़ा दिया गया है कोई भी और उस आंकड़े में आपको जो पद सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा हो वही होता है बहुलक। क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको आंकड़ा दिया है 7 14 12 19 21 24 और 11 की माध्यिका ज्ञात करो। आपका ये जो सेमेस्टर है इस सेमेस्टर में मैंने एक चीज देखी है कि जब भी आपके पेपर आया है मैथ्स का उसमें हर बार या तो माध्यिका पूछी जाती है या बहुलक, दोनों से ही क्वेश्चन आता है। समांतर माध्य बहुत कम पूछा गया है, केवल माध्यिका और बहुलक ही पूछे गए हैं, और क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछा गया है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी 2 नंबर, यानी कि ये जो टॉपिक है आपका वो 3 नंबर आपको दिलाएगा ही दिलाएगा, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अब बात करते हैं कि जब माध्यिका निकालनी हो तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जो भी आंकड़ा दिया गया है उसको या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना या फिर अवरोही क्रम में, उसके बाद ही सूत्र लगाना, ठीक है। आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लो या फिर अवरोही में, जब माध्यिका निकालनी हो तब। और समांतर माध्य निकालना हो तब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है 7, उसके बाद आ जाएगा 11, फिर 12, फिर 14, नेक्स्ट है आपका 19 21 और 24। ये हमारा आंकड़ा व्यवस्थित हो गया आरोही क्रम में। अब क्या करेंगे, हमारी पदों की संख्या कितनी है तो पद काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो n जो है यहाँ पर है n की संख्या 7, जो कैसी है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर सूत्र हमारा लग जाएगा माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 पद। n की जगह मान रख दीजिए, n का मान कितना है 7 है, प्लस 1/2 पद, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8/2 पद। 2 से डिवाइड करो, 2 चौके 8, तो यानी कि 4वां जो पद है वो हमारा क्या बन जाएगा, माध्यिका। चौथा पद है कौन सा आंकड़े में, तो जो व्यवस्थित आंकड़ा किया था उसमें काउंट करो 1 2 3 4, यानी कि आंकड़ों की माध्यिका क्या हो गई 14। तो आंसर हो जाएगा आपका 14। अब ये क्वेश्चन अगर आपका आता है किसमें, एमसीक्यू में, तो आपको इतनी सब लंबी चौड़ी चीज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस क्या करना है, सबसे पहले अपने आंकड़ों को व्यवस्थित कर लेना आरोही क्रम में, और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको ट्रिक से बता देती हूँ। अब आप करेंगे क्या, एक एक काटते हुए चलिए, एक पीछे से और एक आगे से, ठीक है। एक पीछे से काटा, एक आगे से, इस तरीके से, ये और ये। अगर आपका बीच में एक ही पद बच रहा है तो वही पद क्या हो जाता है आपका माध्यिका। एमसीक्यू में आए तो इसी ट्रिक से कर लेना। यहाँ पर माध्यिका क्या निकल आई, डायरेक्ट 14, ठीक है। जब सम दिए जाएंगे तो वहां पर ट्रिक में आपको अलग बता दूंगी का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, 5 मित्रों के भार क्रमशः 40 केजी 44 केजी 46 केजी 47 केजी और 50 केजी है, उनके भारों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो भाई ये तो पहले से ही आपके किसमें रखे हुए हैं, आरोही क्रम में रखे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 40 46, सॉरी 40 के बाद 44 था, 44 46 47 और 50। तो आपके कितने पद हैं यहाँ पर, टोटल n की संख्या दी गई है 5, और 5 कैसा होता है, विषम होता है, ठीक है। तो अब क्या करिए, 5 में 1 जोड़ के सूत्र लगा दो, तो माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 पद। n का मान कितना है 6 है, तो 6 प्लस 1/2 पद। 6 और 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 था, कह रही 5 था, यहाँ पर क्या ही कर रही हूँ मैं, 5 है तो 5 रखेंगे यहाँ पर, ऐड होके 6 आ जाएगा, 5 प्लस 1/2 पद। 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6/2 पद, और भाग देंगे यहाँ पर तो बन जाएगा 2 3 6, यानी कि तीसरा पद है कौन सा, 1 2 3, 46 आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। और ट्रिक बताई थी, ट्रिक से क्या बोला था, एक आगे का काटो एक पीछे का, इस तरीके से जो लास्ट में बचता है वही क्या होती है, माध्यिका। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यालय की एक बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं। 10 अंक, यानी कि इस प्रश्न में n कितना है 10 है, n है सम,
तो अब आपको सूत्र सम वाला लगाना होगा। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को क्या करें, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आरोही क्रम में जब इनको रखेंगे तो हमारे आंकड़े किस तरीके से बन जाएंगे। सबसे छोटा अंक यहाँ पर दिया गया है 8, उसके बाद आ जाएगा 9, इसके बाद 10, काटते हुए चलेंगे तो फिर यहाँ दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद 11, नेक्स्ट है 12 और 13, इसके बाद 15, 18, 19 और 22। काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया आंकड़ों का मान, 10 है आंकड़े। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे n इक्वल 10, जो कि क्या है, सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आपकी माध्यिका निकल आएगी, माध्यिका बराबर n अपॉन 2 वां पद। जब एग्जाम में करें तो डायरेक्ट मान ना रखें, सबसे पहले सूत्र को लिखा करें, फिर आएगा n अपॉन 2 प्लस 1 वां पद और अपॉन हो जाएगा 2। n अपॉन 2, n का मान कितना था 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 बटे 2 वां पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1 वां पद। ये आपका सेकंड सेमेस्टर में भी टॉपिक था, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इसको कर पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10 और यहाँ करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा 2 पंचे 10। तो आपका यहाँ मान बनेगा 5वां पद प्लस 5 और ये कितना हो जाएगा 6वां पद बटे 2। 5वां और 6वां पद कहाँ मिलेगा, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 12 और 13। तो यहाँ इक्वल लगाएंगे, लिखेंगे 12 प्लस 13 बटे 2। तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 और 1 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दशमलव 2 पंचे 10। तो माध्यिका आपकी निकल आएगी 12.5। क्लियर। इसमें भी ट्रिक बताती हूँ, पीछे से एक काटा, आगे से एक, फिर पीछे से, इस तरीके से आप काटते हुए चलेंगे। लास्ट में आपके 2 पद बचेंगे, दोनों तो काटने हैं नहीं। क्या करो, जो 2 पद बच रहे हैं इन दोनों पदों को हम करते हैं ऐड, और ऐड करने के बाद जो भी मान निकलता है उसमें कर देंगे 2 से डिवाइड। ठीक है, तो 12 और 13 को ऐड करके कर देना है 2 से डिवाइड। जब ये एमसीक्यू में आए तब ये ट्रिक लगा देना, फटाफट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। जब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तब आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से लिखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 2 8 11 5 10 आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। तो सबसे पहले आंकड़ों को लगाइए आरोही क्रम में। आपका बन जाएगा 2, 5, 7, 8, 10, 11। कितने हैं पद, तो 3 3 6 पद हैं और 6 है क्या, एक सम संख्या। तो n बराबर 6 इक्वल क्या है, सम है। तो यहाँ माध्यिका का सूत्र लग जाएगा, माध्यिका बराबर n अपॉन 2 पद प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 पद और अपॉन में आ जाएगा 2। n का मान कितना है 6, तो यहाँ मान रख देते हैं कि 6 बटे 2 पद प्लस 6 बटे 2 प्लस 1 पद और अपॉन क्या हो जाएगा 2। डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 3 6 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 3 6। तो आ जाएगा तीसरा पद, यानी कि 3 नंबर पे जो पद दिया होगा वो वाला, उसमें प्लस करेंगे हम चौथा पद यानी कि 4वां पद और बटे में आ जाएगा हमारा क्या 2। तो तीसरा पद है कौन सा 1 2 3 और चौथा ये रहा। तो 7 प्लस 8 बटे क्या हो जाएगा 2, 8 7 कितने हो जाएंगे 15 बटे 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 सत्ते 14.2 पंचे 10। ठीक है, तो आंसर आ गया 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 8 10 13 10 11। ये दिया पूरा आंकड़ा है, इसमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक का मतलब है जो भी पद सबसे ज्यादा बार आ रहा हो। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 10 को देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। जो 10 का पद है वो कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। अब 13 को भी देखो, 13 भी कई बार आया। 13 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार। 13 3 बार आ रहा है और 8 तो सीधे सीधे 2 बार दिख ही रहा। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा इस आंकड़े का, तो डायरेक्ट आपको लिख देना है बहुलक बराबर 10। अगला आपका 19 में क्या आया था, बारंबारता बंटन दिया गया था इस प्रकार से और बहुलक पूछा गया था। तो यहाँ पर नीचे लिखी हुई है बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है कि ये जो आपके ऊपर पद दिए गए इतनी बार आए हुए, जैसे 15 कितनी बार आया है 2 बार, 15 की बारंबारता 2 है। जैसे यहाँ अगर इन पदों को देखेंगे तो 12 की बारंबारता इसमें है कितनी, 3 है। तो जो पद जितनी जिसकी बारंबारता अधिक होगी वही पद क्या बन जाता है, बहुलक। यहाँ आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 17 की। तो यह 17 ही क्या है हमारा बहुलक। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक वही पद हो जाता है हमारा बहुलक। बहुलक क्या बन जाएगा 17, क्यों, क्योंकि इसकी बारंबारता क्या थी, 7 थी। 7 सबसे अधिक है इसमें। है आपका क्वेश्चन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बताया था, डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं। बताइएगा कितना आंसर आ रहा है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग, पदों का योग का मतलब है जो भी आपको दिए जा रहे हैं, क्या क्या दिए गए, 3 + 5 + 1 + 6 + 5 + 9 + 2 + 8 और +6 अपॉन कितने हैं टोटल पद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिए गए हैं यहाँ पर। हाँ, अब इनको करते हैं उठा करके ऐड। तो ऐड करिएगा, कितना एडिशन हो रहा है यहाँ पर, 5 3 8 और 1 9, 9 6 15, 15 5 20 हो जाएंगे और 20 और 9 29, 29 और 2 हो जाएंगे आपके 31, 31 और 8 हो जाएंगे आपके 39, 39 और 6 45। तो आपका बन जाएगा 45 बटे 9। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 पना 45। तो यहाँ पर समांतर माध्य, माध्य क्या निकल के आ जाएगा इस आंकड़े का, 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, इसका माध्य निकालना है। तो सेम उसी प्रकार से करेंगे, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। डायरेक्ट में यहाँ मान रख देती हूँ, एग्जाम में जब आए तो सूत्र जरूर लिखना, उसके बाद मान रखना अपना। 18 + 20 + 15 + 12 + 7 + 8 और +13 बटे कितना हो जाएगा, कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, पीछे से ऐड करते हैं, आगे से कर लो। 8 को 0 में करोगे तो 0 होगा और फिर 8 5 13, 13 और 2 कितने हो जाएंगे, 15, 15 और 7 22, 22 2 22 8 हो जाएंगे आपके 30, 30 और 3 कितने हो गए, 33, 33 का 3 हासिल 3 हो जाएगी, 3 और 1 4 5 6, क्या, अच्छा 2 को ऐड किए नहीं, हाँ से लगी थी 3, 3 और 1 4, 4 2 आपके 6 और 1 7 हो जाएगा और 8 और 9। तो 93 बटे 7 आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर दो तो 7 एकम 7 आपका कितने 2 बचेंगे, 23 हो जाएगा, 7 या 21, फिर आपका
दो बचेगा, फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 20 बन जाएगा वो, फिर 7 दूनी 14, तो 13.2 निकल आएगा आपका समांतर माध्य। ठीक है, टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है, नाम तो सुना सुना लग रहा होगा और पढ़ी भी होगी आपने 10th क्लास में। त्रिकोणमिति है क्या, तो त्रिकोण, त्रि मीन्स क्या है, 3, और कोण मीन्स क्या होते हैं, कोण। अब 3 कोणों से ही मिला जुला यहाँ पर कुछ मिलने वाला है, 3 कोणों का ही अनुपात वगैरह कुछ रहेगा, पर ये 3 कोण की जो होते हैं इनसे बनने वाली आकृति कौन सी होती है, माइंड में ये भी तो आना चाहिए कि 3 कोण वाली आकृति कौन सी है जिसमें केवल 3 कोण ही होते हैं, यानी कि 3 एंगल ही होते हैं, तो वो आकृति होती है हमारी त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में क्या होती है, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो यहीं पर क्या है कि जो त्रिभुज के जो कोण होंगे, न्यून कोण, उन न्यून कोणों का उनकी भुजाओं के सापेक्ष जो अनुपात रहता है वही होता है त्रिकोणमिति अनुपात। बट शर्त ये है कि ये जो हमारा त्रिभुज हो वो कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब समकोण त्रिभुज क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज आगे कैसा त्रिभुज होता है। तो देखो, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण, एक एंगल कैसा हो, समकोण, और समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण, कोई सा भी एक कोण कैसा हो, 90 डिग्री का हो। जब एक 90 का होगा तो बाकी के 2 कोण कैसे होंगे, न्यून कोण। तो समकोण त्रिभुज में ही जो न्यून कोण होते हैं, इन न्यून कोणों का जो इनकी भुजाएं होती हैं, इन भुजाओं के सापेक्ष जो अनुपात बनता है वही अनुपात कहलाता है त्रिकोणमिति अनुपात, और उसी का अध्ययन हम इसमें करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ जितनी भुजाएं, जितनी भी आपको आकृति देखने को मिलेंगी सारी की सारी कैसी होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज होने वाली है। अब यहाँ पर इन भुजाओं को क्या क्या बोलते हैं, ये नाम भी एक बार देख लेते हैं। 2 यहाँ पर मैं ट्रायंगल बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ, क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चे भी होंगे, उनको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, हिंदी और इंग्लिश के नाम से क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं चाहे किसी भी बोर्ड के हो आप। तो 2 त्रिभुज मैंने आपको बना दिए, इसका नाम मैं देती हूँ ए बी सी, और इसको भी मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर ए बी और सी। जो राइट एंगल है उसको हम 90 डिग्री से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ पर मैं जो न्यून कोण लूंगी वो न्यून कोण मैं ले रही हूँ कौन सा, बी एंगल वाला। ठीक है, एक्स या थीटा ले लेते हैं, यहाँ पर थीटा भी लिख के आएगा आपको, बी वाला मैंने न्यून कोण लिया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि अगर आप ये भुजाएं नहीं निकाल पाएंगे तो ये क्वेश्चन होने वाले नहीं है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं क्या, कर्ण, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ के से, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करने वाले हैं। जो हमारा थीटा है, थीटा के जस्ट सामने जो भुजा रहेगी उसको हम बोलते हैं क्या, लंब, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर रहती है, जिसको यहाँ हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ हम लिख देंगे एल से। बाकी जो भुजा बची हुई है इसको हम आधार बोलते हैं, और इसको हम यहाँ पर आधार के लिए ए यूज करेंगे, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है बेस, और बेस के लिए हम यूज करेंगे बी। ठीक है, इसी प्रकार से मैं एक चीज और आपको यहीं पर साथ साथ क्लियर करती चलती हूँ कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज आपका ये है ए बी और सी। क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया कि एंगल सी के सापेक्ष चीजें हैं। ठीक है, सी वहां पर दिया जा रहा है कि सी को हम न्यून कोण ले रहे हैं, तो हमें अनुपात कैसे पता चलेंगे। तो पहले आप यहाँ पर भुजाएं देख लीजिए, अगर हम ये वाला जो सी वाला एंगल है इसको अगर हम थीटा लेते हैं तो क्या बनेगा हमारा, ये तो 90 डिग्री ही है, इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। थीटा के सामने वाली जो मैंने आपको बताई थी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और बाकी बची हुई भुजा को हम क्या कर देंगे, आधार। तो आप देख रहे होंगे जब मैंने यहाँ बी वाला एंगल लिया था तब मेरी जो यहाँ पर निकल के आ रहा था लंब वो दूसरी भुजा थी, और जब मैंने यहाँ पर सी एंगल ले लिया तब मेरी जो निकल के आया है लंब वो अलग है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में अब आ गई होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इन अनुपातों को निकालना सिखा देती हूँ कि इसको हम किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले तो एंगल देख लो, यहाँ पर क्या कहते हैं, त्रिभुज। ये रहा आपका त्रिभुज ए बी, कोई भी नाम दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से दे दे जैसे भी मैंने सिखाया है। और ये रहा हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, चलो इसके जस्ट सामने क्या होता है, तो कर्ण होता है, कर्ण हमने ले लिया। और ये अगर हम थीटा ले रहे हैं तो ये वाली हमारी क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी, और ये वाली क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना, जो हिंदी वाले हैं उन्होंने सुनी भी होगी, लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का होती है ट्रिक। और जो इंग्लिश वाले होंगे उन्होंने सुनी होगी क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, बस यही अनुपात हैं आपके। तो लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण, जब लंब बटे कर्ण होगा तो हमारा वो अनुपात बनता है साइन थीटा। जब आधार बटे कर्ण होगा तो वो हमारा अनुपात बनता है क्या, कॉस थीटा। और जब लंब बटे आधार होगा तो वो अनुपात हमारा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। सेम आपका कहाँ, यहाँ पर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो क्या बनने वाला है हमारा, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस तो क्या बनेगा हमारा, कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन आपका बेस आ जाता है तो वहां पर क्या बनता है हमारा, टेन थीटा। ये तो बात हो गई साइन कॉस टेन की। किस की बात हो गई, साइन थीटा की बात हो गई, कॉस थीटा की बात हो गई, और यहाँ पर टेन थीटा की बात हो गई। टोटल जो आपको अनुपात पढ़ने हैं वो यहाँ पर 6 अनुपात मैं आपको बताऊंगी, जिसमें से मैंने आपको 3 बता दिए हैं। बाकी के 3 अनुपात इनके ही अपोजिट होते हैं। कौन कौन से हैं वो, साइन का अपोजिट होता है आपका कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक है, लाल बटे कक्का ध्यान है ना, जस्ट अभी आपको बताया है लाल बटे कक्का। जब आपको इनके अनुपात निकालने होंगे तो सीधे ऐसे चल लेना, लाल बटे कक्का। और जब आप क्या करोगे, इसको उल्टा करके लिख दो, कक्का बटे लाल, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला जो नीचे वाले रेशियो दिख रहे हैं ना, ये वाले सारे के सारे फाइंड हो जाएंगे। यानी कि कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, और आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अगर ऐसे ना करना चाहो तो ये वाला बस एक अनुपात याद रखो, और जैसे ही कॉसेक की बात करी जाए तो उसको क्या कर देना, पलट देना। ठीक है, उम्मीद है चीज क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे मुझे ये वाला रेशियो पता था, लंब बटे कर्ण, ये पता है ना, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। और इसी को मैं अगर उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरा, कर्ण बटे लंब, जो मेरा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा का अगर मैं निकालूं तो क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण तो कॉस होता है, तो यहाँ कर्ण बटे आधार बन जाएगा क्या, सेक थीटा। क्लियर, और ऐसे कॉट वाला निकल आएगा। ये चीजें मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से ये सारी की सारी चीजें क्या है, क्लियर अब पूरी तरीके से हो गई होंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या रहेगा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जो भी आज हमने सीखा है।
इस तरीके से ट्रिक को ध्यान रखिएगा। ट्रिक आपकी क्या है, लाल बटे कक्का है। यहाँ से पहला जो रेशियो बनेगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसके बाद कॉस थीटा बनेगा आपका आधार बटे कर्ण, अब देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा क्या बनेगा मेरा, लंब बटे कर्ण बन गया। उसके बाद कॉस थीटा क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण, ये रहा आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा हमारा बनता है क्या, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो जस्ट उल्टा करते हुए चलो, कर्ण बटे लंब बन जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा बनेगा हमारा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बनता है हमारा क्या, आधार बटे लंब। उम्मीद है सारी की सारी चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आपको एक चीज और देखने वाली है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो बस इतनी सी लाइन याद रखना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जैसे यहाँ मेरा कर्ण जो है वो क्या है, पी आर बुझाए, तो यहाँ लिखा होगा पी आर का स्क्वायर। लंब हमारी क्या थी, क्यू आर बुझाती, थीटा के जस्ट सामने वाली लंब होती है क्यू आर स्क्वायर हो जाएगी, और आधार क्या है, पी क्यू है, तो आधार हमने ले लिया पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, यदि थीटा एक न्यून कोण हो तो साइन थीटा बराबर तथा साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा व टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इन प्रश्नों को, सबसे पहले क्या करना है हमें, जो भी क्वेश्चन हो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने 90 डिग्री ले लिया और इस वाले एंगल को क्या ले लिया, थीटा। अब इसको थीटा लिया तो ये मेरा बन जाएगा लंब, ये बन जाएगा कर्ण, और ये क्या बन जाएगा, आधार। और माइंड में हमेशा ध्यान रखना लंब लाल बटे कक्का, इनसे ही बस ये दो चीजें आपने कर ली, क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व। प्रश्न में हमें दिया क्या है, तो प्रश्न में हमें पहले ही बोल दिया है कि साइन थीटा बराबर क्या है बेटा, 3/5 है। 3/5 है, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही तो होता है ना साइन थीटा का मतलब। साइन थीटा है क्या, लंब बटे कर्ण ही तो है, लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ से लंब हमें कितना दिया है प्रश्न में, 3 सेंटीमीटर है लंब मेरा, और साथ साथ हमें कर्ण कितना दे दिया, कर्ण दे दिया 5। चीज समझ में आ गई। अब क्या लगाओगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमें तीसरी भुजा तो भाई पता ही नहीं है। जब तक वो पता नहीं होगी तब तक हम कर नहीं पाएंगे। तब तक हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाई। पाइथागोरस प्रमेय ने क्या बोला था, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो चाहे तो के स्क्वायर लिख दो, नहीं तो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। कर्ण क्या है हमारी, कर्ण है हमारी बीसी भुजा, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि बीसी का स्क्वायर इक्वल, चाहे तो भाई हिंदी में ही लिख दूं मैं, जैसे भी आपको समझ में आए भाई, लेकिन गलत मत नहीं करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर, कुछ भी पहले लिख दो, और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है प्रश्न में, कर्ण दिया है 5, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। लंब कितना दिया है, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो निकालना है, तो यहाँ पर रहेगा आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना, 3 3 का 9, 9 को इधर ले आयो, तो 25 माइनस का 9 बराबर आधार का स्क्वायर। 25 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा आपका, 16 बचेगा, बराबर आधार स्क्वायर। और यहाँ से आधार निकल के आ जाएगा √16। आधार कितना निकल आएगा, √16, यानी कि आधार हो गया हमारा कितना, 4 निकल के आ गया आधार। आधार कितना निकल के आया इस प्रश्न में, 4 निकल करके आया है। अब जो अनुपात पूछे थे वो सारे के सारे अनुपात यहाँ पर हम निकाल देंगे। सबसे पहला अनुपात हमसे क्या पूछा था, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पर हम जानते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना निकल करके आया है, 4, और कर्ण हमारा कितना निकला था, मतलब पहले से दिया था 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 4/5। चाहे तो आप ऐसे लिख देना, कॉस थीटा बराबर 4/5। अगला हमसे क्या पूछा था, टेन थीटा पूछा था। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, L/A। लंब कितना दिया था प्रश्न में, पहले से 3 दिया था, और आधार हमने निकाला था कितना, 4। तो यहां से हमारा बन जाएगा टेन थीटा बराबर 3/4। क्लियर, ये दोनों ही आपके आंसर निकल आए हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि cos थीटा बराबर 1/2 हो तो sin थीटा व cosec थीटा का मान ज्ञात करिए। क्या दिया है, cos थीटा बराबर दिया है, तो यहाँ पर हमने पहले तो इस तरीके से बना लिया एक ट्राइंगल, ये रहा 90 डिग्री, और ये वाला एंगल हम ले लेते हैं थीटा। अब आते हैं क्या, cos थीटा बराबर प्रश्न में क्या दिया है, 1/2 दिया है। ट्रिक हमें पता है क्या होती है, लाल बटे कक्का बराबर, लाल बटे कक्का चलता है हमारा। cos थीटा दिया है यानी कि आधार बटे कर्ण दिया गया है, तो आधार बटे कर्ण यहाँ पर आप इस उसमें लिख लीजिएगा। आधार कौन सी भुजा है हमारी, नीचे वाली आधार है, जो कितनी दी है हमें, 1 सेंटीमीटर दी है। कर्ण कितना दिया है, कर्ण ये वाली भुजा होती है, 2 दी गई है। अब ये वाली भुजा फाइंड कर लीजिए। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। प्रश्न में हमको दिया क्या क्या है, तो प्रश्न में हमको कर्ण दी थी 2, तो 2 का स्क्वायर। लंब पता नहीं, लंब तो फाइंड ही करनी है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितनी दी थी प्रश्न में, चाहे तो यहाँ पर मैं इस तरीके से भी आपको लिख देती हूँ, A/K। ठीक है, आधार कितना दिया था, तो आधार दिया था यहाँ पर 1। एक का स्क्वायर, तो 2 दूनी हो जाएंगे 4, 1 एकम 1, एक को पक्षांतर कर दो, 4 माइनस का 1 बराबर लंब का स्क्वायर। 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बराबर लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से लंब फाइंड हो जाएगा, लंब कितना निकल के आएगा, √3। लंब बराबर कितना निकल के आ गया, √3। तो लंब का यहाँ पर मैं मान रख देती हूँ, कितना निकल के आया है, लंब √3। अब हमें फाइंड करने को बोला क्या था, तो फाइंड करने को बोला गया था हमें प्रश्न में साइन थीटा। ये सारा का सारा वर्क आपको करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ स्पेस की वजह से। वैसे आपको एग्जाम में जब आएंगे क्वेश्चन तो ये सारे के सारे आपको रफ वर्क नहीं है, ये आपको वहाँ एग्जाम में सॉल्व करना है पूरा कॉपी पर। साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा निकल के आ जाएगा। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना निकल के आया है, यहाँ पर 3 निकल के आया है, और कर्ण कितना दिया था, कर्ण दिया था 2, तो √3/2 हमारा यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद कोसेक थीटा पूछा था, तो कोसेक थीटा मैंने बताया था क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, उल्टा होता है ना, तो कर्ण बटे लंब यानी कि यहाँ से ये निकल के आ जाएगा हमारा 2/√3। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन बढ़िया था। यहाँ पर एक ट्राइंगल की बात की थी, कौन सा ट्राइंगल था, वो था आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक कोण कम से कम कह रही, जिसमें केवल एक कोण किसका होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का होगा। इस
समकोण त्रिभुज में जो बाकी के जो न्यून कोण है, इन न्यून कोणों का भुजाओं के सापेक्ष जो अनुपात रहता है उसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और वही हमारे 6 प्रकार के अनुपात थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का। आज क्या रहेगा आपका, सबसे पहले तो यहीं से मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC। अब आते हैं सबसे पहले अनुपात पर। पहला अनुपात हमारा क्या है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर 1। कल तो मैंने आपको एक चीज क्लियर कर ही दी थी कि साइन जो होता है वो अपोजिट किसका होता है, कोसेक का होता है, और कॉस का अपोजिट क्या रहेगा, सेक रहेगा। ऐसे ही टेन का अपोजिट क्या रहेगा, कॉट रहेगा। वही चीजें आज रहेंगी। सबसे पहला है आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर क्या है, 1। इसी से निकल के आ जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। और यहीं से आप एक चीज और निकाल सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। आगे बढ़ते अगला क्या है, थर्ड है आपका कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर 1। यहीं से आपका आ जाता है कि क्या, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। और इसी से एक और चीज निकल आएगी क्या, सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। यानी कि जब भी प्रश्न में आपको सेक थीटा का मान दे तो आप क्या कर दोगे, उसका इनवर्स कर दोगे। ठीक है ना, किसका आ जाएगा, कॉस का, नहीं सॉरी कॉस का मान दिया जाए और सेक का पूछा जाए तो क्या कर दोगे, इनवर्स कर दोगे। और सेक का दिया जाए, कॉस का पूछा जाए तो सेक के मान का कर दो इनवर्स। ठीक है, अगला है आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या, 1। वहीं से आपका निकल के आ जाएगा टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर अगर मैं कॉट थीटा का मान चाहिए तो आ जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, इन्हीं पर आधारित आपके प्रश्न रहेंगे। और एक चीज और, दो फॉर्मूले और अच्छे से ध्यान रखना कि जो टेन थीटा होता है वो टेन थीटा क्या होता है, जो टेन थीटा है वो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात। यानी कि टेन थीटा बराबर रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉट थीटा को अगर हम देखेंगे तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर क्या करो, साइन थीटा करो, ये गलत लिखा हुआ है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगी। इसको मैं दोबारा से यहाँ पर लिख रही हूँ क्लियर करके, ये गलत है। यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये वाला नोट करना जो लोग अपने नोट्स बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्या है, अगला है आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा बराबर 1/√3 हो तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। प्रश्न में आपको क्या दे दिया है, प्रश्न में हमको दिया गया है कि टेन थीटा बराबर क्या है, 1 अपॉन √3। तो हमें कॉट थीटा का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉट थीटा बराबर होता क्या है, कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। उल्टा होता है ना, कॉट थीटा में क्या कर दो, इन्वर्स करना पड़ता है टेन का। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1 के अपॉन टेन थीटा का मान कितना दिया प्रश्न में, 1/√3। तो यहाँ पर रख दो 1/√3। तो यहाँ से आ जाएगा कॉट थीटा बराबर 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो मान निकल के आ जाएगा √3। ये तो हमने कॉट थीटा का निकाला, पर हमसे पूछा किसका था, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर। और √3 का स्क्वायर होता क्या है, √3 का स्क्वायर होता है 3। अब इस चीज को भी मैं यहाँ पर आपको सारे के सारे डाउट क्लियर कर देती हूँ कि जब भी कोई भी आपको संख्या दे दी जाए और उस पर रूट लगाए, जैसे √2, और इसका अगर आपको वर्ग करना हो तो क्या निकल के आ जाएगा बाहर, ओनली 2। ठीक है, ऐसे √4 के ऊपर वर्ग लगाओ तो क्या आ जाएगा, वहां पर 4 आ जाएगा सीधे सीधे। √3 के ऊपर वर्ग लगा हुआ तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कॉस थीटा बराबर 12/13 हो तो सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर, तो यहाँ लिखते हैं हम कॉस थीटा बराबर क्या है, 12/13 दिया गया है। सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए ना, तो सीधे सीधे देख लो, सेक थीटा बराबर चाहे सेक स्क्वायर थीटा ही स्टार्टिंग में ही ले लो। तो मैं दोनों तरीके से कर दूंगी। पहला आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेक थीटा का होल स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा बराबर होता क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको हमने कर दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, बाहर स्क्वायर लगा था वो लगा दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। जहां पर कॉस थीटा लिखा है उसकी जगह कॉस का मान रख दो। और क्या मान दिया था, 12/13। तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन 12 अपॉन 13 का होल स्क्वायर। 13 पहुंच जाएंगे ऊपर, तो 13 अपॉन 12 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को खोल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकल के आ गया 169 अपॉन 144। ठीक है ना, चलो एक तरीका और इसका मैं बता देती हूँ, जो मैंने भी पहले वाले क्वेश्चन में किया था। उसमें मैंने क्या किया था, पहले सेक थीटा मान निकाल लिया था। हमें कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, 12/13। तो यहाँ से हम सेक थीटा का मान निकाले, सेक थीटा बराबर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। जहां कॉस थीटा का मान रख दो तो आ जाएगा 1 अपॉन 12 अपॉन 13 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो मान है वो बन जाएगा इक्वल करके, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो आपको ज्यादा से समझ में आ जाएगा। क्या है ये, 12 अपॉन 13 है, ये 13 जाएगा ऊपर। तो आपका यहाँ से सेक थीटा का मान आ जाएगा 13/12। हमें मान चाहिए किसका है, सेक स्क्वायर थीटा का चाहिए। तो दोनों पक्षों में हमने वर्ग कर दिया, 13/12 का भी वर्ग हो जाएगा और 13 का वर्ग हो जाएगा 169 अपॉन 144। जैसे चाहो वैसे कर लो, चाहे पहले वाली मेथड से कर लो, चाहे इस वाली मेथड से कर लो, जो आपको ठीक लगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान ज्ञात करिए। तो कॉट थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, हमने अभी पढ़ा था 1 अपॉन टेन थीटा, या फिर उसमें भी था ना साइन और कॉस के रेशियो में भी था ये, तो किसका होता है, कॉस अपॉन साइन। तो कॉट थीटा की जगह हम कर देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर देखो, जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, ये वाला रहा, ये वाला लगा रही हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्या है आपका, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा, यही तो होता है। और साइन थीटा का हमने साइन थीटा ही रहने दिया। अब देख पा रहे होंगे ये सब है क्या, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो ये जो है बाकी की क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, आंसर में 1। तो इस सारणी में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये 5 एंगल दिख रहे होंगे। पहला है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये पूरी की पूरी सारणी आपको याद करनी है। कैसे याद करोगे, उसकी सबसे अच्छी ट्रिक है, बस एक लाइन याद कर लेना, बाकी पूरी लाइन आपको याद हो जाएगी, लेकिन मेरे कहे अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है साइन, यहाँ कॉस लिखा है, यहाँ टेन, कॉट, ऐसे ही आपका नीचे होगा सेक और उसके बाद क्या होगा, कोसेक। तो सबसे पहले हम आते हैं साइन 0। साइन ये 0 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी मान मैं लिखने जा रही हूँ वो क्या है, वो साइन 0 का मान रहेगा।
ठीक है, यहाँ पर जो मान मैं लिखने जा रही हूँ वो किसका मान रहेगा, साइन 30 डिग्री का मान रहेगा। यहाँ जो लिखेंगे वो रहेगा साइन 45 का। ऐसे यहाँ पर जो लिखेंगे वो किसका रहेगा, कॉस 0 डिग्री का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहली लाइन से। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, इसको याद कर लो। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। 60 डिग्री का साइन 60 का मान होता है आपका √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। इतना समझ में आ गया। अब हमें कॉस का निकालना है, तो जब हमें कॉस का मान रखना हो तो पीछे से चलते हुए आ जाना। जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का बन जाएगा, जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का बन जाएगा। इस तरीके से चलते हैं। तो चलिए भैया कैसे बनेंगे आपके मान। कॉस 0 का मान क्या आ जाएगा, साइन 90 की जगह वाला मान जो है आपका, तो कॉस 0 का मान बन जाएगा 1। कॉस 30 का मान बनेगा √3/2, पीछे से चलते हुए आओ। कॉस 45 का क्या बनेगा 1/√2। कॉस 60 का क्या बनेगा आपका 1/2 और कॉस 90 का क्या बनेगा 0। समझ में आ गई बात। अब हम किसका निकालें भाई, tan का मान। और tan के बारे में हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन और कॉस का कर दो डिवाइड, यानी कि 0/1 पहला बनेगा। tan 0 का मान क्या बनेगा 0/1। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, एक 0 में किसी का भी भाग दो, कितना बचता है 0 ही बचता है। बचता है कि नहीं बचता है। tan 30 का मान क्या बनेगा, तो tan 30 का मान यहाँ से देख लीजिए। tan 30 का मान क्या आ जाएगा आपका, साइन 30 का मान है 1/2 और कॉस 30 का मान है √3/2। ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका बनेगा 1/2 गुणा 2/√3। 2 से 2 कट गया, मान आ जाएगा 1/3। तो tan 30 का मान क्या बचेगा 1/√3। ठीक है, आगे आपका क्या है tan 45। तो आप देख रहे हैं दोनों ही वैल्यू सेम है, दोनों ही कट जाएंगी, तो आपका मान यहाँ क्या आ जाएगा, tan 45 का मान आ जाएगा 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो साइड में √3/2 साइन थीटा का मान है, उस पर डिवाइड देंगे किसका, कॉस थीटा के मान का, और कॉस 60 डिग्री का मान है कितना 1/2। ठीक है, ये ऊपर जाएगा यहाँ पर और ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 से 2 हो जाएंगे कैंसिल, कितना बचेगा √3। और 90 डिग्री का, अगर tan 90 डिग्री के मान की बात करें तो tan 90 का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90। और साइन 90 हमारे पास कितना है, साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 कितना होता है 1 होता है, कॉस 90 होता है 0। एक चीज यहाँ से ध्यान रखना, जब हम 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो उसका मान रहता है इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित। ठीक है, या तो अपरिभाषित मिलेगा आपको लिखा हो या फिर इनफाइनाइट मिलेगा, कि मैथ्स इसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है या नहीं कर सकती है। तो आपका जब भी हम 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड देंगे तो वहां पर आपका मान आता है इनफाइनाइट। तो इसका मान कितना हो जाएगा tan 90 का इनफाइनाइट। तीनों लाइन क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आ गई ना। उम्मीद तो यही है, मुझे समझ में आ गई होंगी आप लोग को अच्छे से। साइन के मान याद कर लो, उसके बाद कॉस के लिए क्या करो, उल्टे उल्टे चलते चलो। जो साइन 90 होगा वो कॉस 0 बन जाता है, जो साइन 60 होगा वो आपका बन जाएगा कॉस 30, जो साइन 45 वो तो कॉस 45 बनेगा, जो साइन 30 होगा वो कॉस 60 डिग्री बन जाएगा, और जो साइन 0 होगा वो क्या बन जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। सही बोला या उल्टा बोल गई हूं मैं, एक बार फिर से ये चीज मैं रिपीट करती हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। साइन 0 डिग्री जो होता है वो होता है आपका साइन 90 डिग्री। साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है कॉस 60 डिग्री। साइन 45 डिग्री जो होगा वो होगा कॉस 45 डिग्री। और जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वो होता है कॉस 30 का। और जो साइन 90 का मान होगा वो हो जाएगा कॉस 90 का मान। उम्मीद है ये चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अब यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। tan का मान भी आप लोगों ने सीख लिया किस तरीके से रहेगा। अब आएंगे हम कॉट के मान पर। जब tan का मान निकालो तो पीछे से लिखना शुरू कर दो अब, ठीक है। और ये किसके मान हो जाएंगे, ये सारे के सारे कॉट के मान हो जाएंगे। तो कॉट 0 डिग्री कितना रहेगा, कॉट 0 डिग्री होगा इनफाइनाइट। कॉट 30 डिग्री होगा √3। कॉट 45 डिग्री होगा 1 और कॉट 60 डिग्री हो जाएगा 1/√3 और कॉट 90 डिग्री हो जाएगा 0। क्लियर सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निकालने हैं सेक और किसके मान, सेक और कोसेक के मान। तो जो कॉस का मान है उसको पलटते हुए लिखते हुए चलिए, ठीक है, उसका इन्वर्स करते हुए लिखते हुए चलिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं, जस्ट अभी बताया था, सेक थीटा बराबर होता क्या है 1/cos थीटा। तो जो भी सेक थीटा का मान आएगा वो कॉस थीटा जो रहेगा ना उसका उल्टा करते हुए लिखो। तो सेक 0 डिग्री क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है सेक 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2। तो यहाँ सेक 30 डिग्री क्या बन जाएगा, इसका इन्वर्स कर दो तो क्या बनेगा 2/√3। अब आते हैं कॉस सेक 45 पर। तो सेक 45 आपका क्या बन जाएगा, सेक 45 बन जाएगा आपका √3, यहाँ पर लिख दूं मैं, सेक 45 बन जाएगा कॉस 45 का उल्टा। कॉस 45 है कितना 1/√2। तो यहाँ पर मान आ जाएगा केवल √2/1, ठीक है। और 1 की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है तो 1 को हम हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला मान क्या है, सेक 60 डिग्री क्या बनेगा, जो कॉस 60 है उसका उल्टा। कॉस 60 है कितना 1/2। तो यहाँ पर मान कितना बन जाएगा आपका 2/1। तो हम लिख देते हैं 2/1 और 1 की यहाँ जरूरत नहीं है तो इसे 1 को हटा दो। नेक्स्ट क्या है कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना है 0 और 0 को जब हम उल्टा करेंगे तो 0/1 है अभी लिखा हुआ, ये उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा 1/0। यही तो होगा 1/0। जब 1/0 होगा ये तो क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। उम्मीद तो यही है कि बहुत आसानी से मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं समझा सकूं इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, अब निकालना है हमको कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक थीटा को हम जानते हैं कि ये क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है ना, तो जो साइन यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर यहाँ लिख देती हूँ मैं 1/sin थीटा, ठीक है। अब हमें चाहिए cos 0 डिग्री का मान। cos 0 का चाहिए, इसका मतलब साइन का उल्टा कर दो। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/0। 1/0 का मतलब क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। तो cos 0 की मतलब वैल्यू क्या आ गई इनफाइनाइट। अब बात करते हैं कि साइन 30 की 0 की वैल्यू क्या है, क्योंकि cosec 30 का निकालने के लिए साइन 30 की जरूरत पड़ेगी हमें। साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है 1/2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी cosec 30 की वैल्यू 2/1।
ठीक है, और एक की यहाँ जरूरत नहीं है तो सीधे सीधे हम 2 लिख देते हैं। साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, यहाँ पर √2 है 1/√2, तो यहाँ पर कोसेक क्या बन जाएगा कोसेक 45 √2। इसके बाद आते हैं कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा आपका साइन 60 का उल्टा यानी कि 2/√3। उसके बाद है आपका कोसेक 90 डिग्री, तो साइन 90 का उल्टा कितना 1/1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा सीधे। अब ये आपकी पूरी टेबल रही, आप इस तरीके से इस टेबल को देख सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा टेबल भी समझ में आ गई होगी किस तरीके से ये बनानी थी। क्लियर है ना, आपको सारे मान याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा मान याद करना है, केवल और केवल साइन का मान याद कर लेना, वहां से ये पूरी की पूरी टेबल आपकी बन जाएगी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ कि हमें क्वेश्चन कैसे एग्जाम में दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका साइन 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना होगा। साइन 45 कहाँ रहा, साइन 45 यहाँ रहा, कितना मान होता है साइन 45 का 1/√2। देखो याद हो गए तो अच्छी बात है, नहीं याद हुए तो ये याद कर लेना, आज याद कर लेना ये पूरे मान। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और tan 45 का मान होता है 1। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 1√2 ही एलसीएम निकल के आएगा। एलसीएम आ जाएगा √2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + √2। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अगला है हमारा साइन 30 प्लस कॉस 30 प्लस tan 30, या फिर यहाँ tan 30 भी मैं हटा देती हूँ, आपको केवल मैं दो का ही सिखा देती हूँ अभी। इसको यहाँ पर हटा दो, इन दोनों को ऐड करो, केवल साइन 30 और कॉस 30 को। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, ठीक है, और cos 30 का मान होता है जो साइन 60 का होता है, और साइन 60 का होता है √3/2, तो cos 30 का हो जाएगा √3/2। एलसीएम सेम ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 1 + √3, ठीक है। ऐसे tan 30 का भी लिख के हम सॉल्व कर लेते हैं, बट अभी मैं दो का सिखा रही हूँ। अगले स्टेप में आपको मैं 3 का भी सिखाऊंगी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, cos 30 sin 45 माइनस cos 45 sin 30 का मान याद करिए। cos 30 का मान कितना होता है, जस्ट अभी हमने लिखा था cos 30 का, वहाँ cos किसका लिखा था हमने, हाँ cos 30 का लिखा था √3/2। sin 45 का मान होता है हमारा 1/√2 माइनस cos 45 का, sin 45 का मान सेम ही रहता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√2। sin 30 का मान होता है आपका मल्टीप्लाई 1/2, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, आपका बन जाएगा √3/2 माइनस का 1/2 सेम है आपके, तो एलसीएम भी सेम ही आ जाएगा क्या 2√2, और यहाँ पर हम लिख देंगे √3 माइनस का 1, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, माइनस थोड़ा बड़ा कर दूं, हाँ आगे आते हैं। cos थीटा बराबर दिया है √3/2 हो तो साइन थीटा का मान याद कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराए थे या नहीं कराए थे, और बट वहां पर मैंने क्या सिखाया था, लाल बटे कक्का से इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना सिखा दिया था। अब देखो ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाए तो आप लाल बटे कक्का से पहले पाइथागोरस लगाओ, फिर जाके साइन थीटा का मान याद करो, तो टाइम लगेगा। अब इसको आसान हम कैसे कर सकते हैं वो तरीका आज हम सीखते हैं इसमें। तो क्या दिया है क्वेश्चन में हमको दिया है cos थीटा बराबर क्या होता है, दिया है क्वेश्चन में √3/2। अभी जैसे मैंने आपको जो सारणी पढ़ाई है उसमें कहीं पर √3/2 आया था cos की ही सारणी में, तो देखो कहां पर आया था, cos के ही मान में कहीं पर आया है ना √3/2। ये √3/2 है किसका मान, cos 30 का मान है, तो बस इस पूरे के पूरे की जगह हम क्या रख देंगे, cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, तो यहाँ से सीधे सीधे निकल आएगा थीटा बराबर कितने डिग्री 30 डिग्री निकल आया। अब यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल सकते हो आसानी से, साइन थीटा बराबर थीटा की जगह क्या रख दोगे 30 डिग्री, तो क्या बन गया ये साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2। क्लियर, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 5th नंबर का, cos 2 थीटा इक्वल, इस क्वेश्चन को पहले मैं करेक्ट कर दूं, ये गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको पहले मैं सही कर दूं। आपका क्वेश्चन है आपका cos 3 थीटा बराबर 0, तो आपको ज्ञात करना है साइन 2 थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन करो सही, क्योंकि वो वैल्यू ऊपर निकल जाएगी और आपको फिर मान निकालने में दिक्कत होगी, जो मैं भी सिखा नहीं रही हूँ, ठीक है ना। निकल उसका भी आएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं निकलेगा, निकल उसका भी आएगा, लेकिन वो 90+ में चला जाएगा, और 90+ के आपके सेमेस्टर के लिए है नहीं, ठीक है। तो साइन 3 थीटा बराबर दिया है 0 और साइन 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो सॉरी cos 3 थीटा दिया, तो cos 3 थीटा बराबर, cos में जीरो वैल्यू कहाँ पर मिलती है, कौन सा एंगल है जहां पर जीरो मिलता है, तो वो होता है आपका 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos 90। दोनों तरफ cos सेम है, तो वो आपके हट जाएंगे, क्या बचेगा 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, और यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90/3, यानी कि 3 तिरका 9। तो थीटा का जो मान निकल के आया वो कितना आ गया 30 डिग्री निकल के आ गया। हमें क्या निकालना था साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर रखेंगे साइन 2 थीटा बराबर, थीटा की जगह क्या रख दो 30 रख दो यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा साइन 2 × 30, तो आ जाएगा आपका साइन 60 डिग्री, और साइन में 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो साइन 2 थीटा बराबर निकल के आ जाएगा √3/2। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan a बराबर दिया है 1, तो साइन a साइन 2a cos a और tan 2a का मान आपको ज्ञात करना है। कितना दिया है, tan a बराबर दिया है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan a, और tan a में 1 मान कहाँ मिलता है 45 डिग्री में मिलता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा tan a बराबर tan 45 डिग्री, tan सेम है तो वो हट जाएंगे, तो यहाँ पर a इक्वल आ गया कितना 45 डिग्री। अब जहां जहां पर हम मान निकालने जा रहे हैं a दिख रहा है वहां पर क्या रख दो 45 डिग्री रख दो, तो पहला हमारा साइन 2a बराबर निकल के आएगा, साइन 2a बराबर साइन 2 × 45 डिग्री, और कितना हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे तो साइन 45 दूनी 90 डिग्री, और साइन में 90 का मान कितना होता है 1 होता है। क्लियर, अगला क्या निकालना था cos निकालना था, तो यहाँ पर हो जाएगा cos a बराबर cos 45 डिग्री, और cos में 45 डिग्री का मान कितना होता है पता है कि नहीं पता है, अब तो याद हो गए होंगे प्रैक्टिस में,
cos A बराबर A की जगह हमने क्या रखा 45, तो cos A बराबर cos 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। नेक्स्ट निकालना था tan 2A बराबर, तो tan 2A बराबर यहाँ पर हो जाएगा tan 2A इक्वल tan 2 मल्टीप्लाई कितना 45 डिग्री, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा tan 90 डिग्री, और tan में 90 डिग्री का मान कितना होता है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, साइन के तो आते हैं, साइन 90 पता है कितना होता है, पता है 1 होता है, और cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, तो क्या बनेगा tan 90 हमारा यहीं से बन जाएगा 1/0, इसका मतलब क्या इनफाइनाइट, 0 का भाग देंगे तो कितना आता है इनफाइनाइट आता है, किसी भी संख्या में 0 का मान दो, चाहे 3/0 लिखाओ 4/0 लिखाओ, सबका मान कितना आएगा इनफाइनाइट, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। शुरू करते हैं घनाभ से। घनाभ क्या है, आपकी 3D आकृति होती है, 3D जो इमेज होती है यानी कि 3 डायमेंशन, इसमें कितनी एक्सिस मिलती है देखने को, 3 एक्सिस मिलती है। एक्सिस का मतलब क्या, 3 अक्ष होती है इसमें। अब देखो घनाभ में वो 3 अक्ष कौन कौन सी है, पहली अक्ष आपकी एक्स रहेगी जिसको हम क्या ले लेते हैं लंबाई यानी कि L, ठीक है। दूसरी आपको क्या मिल जाएगी एक्सिस Y, जिसको हम ले लेते हैं चौड़ाई यानी कि B से डिनोट कर देंगे, और तीसरी एक्सिस यहाँ पर हमको मिल जाती है Z, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पर वो में ऊंचाई मिल जाएगी, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, H से। क्लियर होगी बात, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से फिर से बता देती हूँ, घनाभ में क्या होता है, ये आपकी क्या हो जाएगी लंबाई, ये वाली जो है आपकी क्या हो जाएगी चौड़ाई, और ये जो एक्सिस रहेगी ये किसका काम करेगी, ये काम करती है ऊंचाई का, किसका काम करती है ऊंचाई का। और इस घनाभ एक ऐसी शेप है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अब आते सबसे पहले सूत्र पर घनाभ का आयतन। आयतन क्या बला है ये भाई, आयतन क्या होता है, तो आयतन को समझने से पहले आपको ये चीज समझ में आयतन क्या है, इसको मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ। मान लीजिए कोई ग्लास है, उस ग्लास में कितना पानी आ सकता है, पानी भर पाएंगे ना आप, तो उस गिलास में जितने पानी की मात्रा आ सकती है वो उस गिलास का क्या हो गया, आयतन हो गया। सेम इसी प्रकार से अगर मेरे पास कोई घनाकार क्या है, कोई घनाकार बॉक्स है या फिर गत्ता है, तो उस गत्ते में हम जितना सामान भर सकते हैं वो क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। जैसे मान लो एक घन के आकार की टंकी है मेरे पास, पानी की टंकी है, वो उसकी शेप कैसी है, घनाकार है या घनाभ के आकार की है वो टंकी, तो उस टंकी में जितना पानी भर पाएंगे वही क्या हो जाएगा, उस टंकी का आयतन यानी कि वॉल्यूम। बात क्लियर हो गई। यहीं पर कुछ बच्चों को क्षेत्रफल भी दिमाग में आ रहा होगा, ये क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल और घनाभ में कई आयतन में डिफरेंस क्या है। तो क्षेत्रफल का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये कोई आयत है आपका या कोई वर्ग है, कुछ भी है इमेज, इसको हमने बोला कि ये दीवार है, कुछ भी है, इसको पूरा का पूरा पेंट करना है रेड कलर से, ये जो आयत दिया था इसको पूरा का पूरा रेड कलर से पेंट करना है। तो रेड कलर से आप जितना भाग पेंट कर रहे हैं वो भाग क्या है, इस आयत का क्षेत्रफल है यानी कि एरिया है। समझ में आ गई बात। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब एक जब कोई भी चीज है आपकी, कोई गत्ता है या कोई ग्लास है, कटोरी, उसमें जितना सामान भर पाओगे वही क्या है, उसका वॉल्यूम है। और ये जो क्या रहता है, ये आपका 2D में आपका क्षेत्रफल। जैसे अगर हम देखें घनाभ में, तो ये वाली फलक आपको दिख रही होगी, इस फलक को हमें रेड से पेंट करना हो तो इस फलक का क्या निकालना पड़ेगा, वहां पर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इस फलक को मानो ग्रीन से पेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर इस फलक का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। ठीक है, चलो ये चीज तो क्षेत्रफल और आयत दोनों ही मैंने आपको समझा दी अच्छे से। अब आते हैं घनाभ का विकर्ण का सूत्र। घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है √L² + B² + H²। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आयत का विकर्ण आपको बताती हूँ। आयत का विकर्ण क्या होता था, जैसे ये आयत था, आयत का विकर्ण क्या होता है कि जिन कोनों से आपकी भुजाएं बन रही हैं उन कोनों को छोड़कर बाकी दो कोनों को मिला दो, तो ए और बी तो भुजा बना रही है, ए और सी एक कोना बचा, इसको मिला दो, ये क्या बन गया, विकर्ण बन गया। यहाँ पर घन में विकर्ण कैसे होगा भाई, तो आपसे अगर कोई इस तरीके से बोल दे कि एक कोई घन के आकार का कमरा है या कोई घनाभ के आकार का कमरा है और उस कमरे में ये बताओ कितना बड़े से बड़े माप का कोई पाइप हम रख सकते हैं, तब जब पाइप आपको रखने को बोले या कोई बड़े से बड़े माप की लाठी रखने को बोली जाए तो वहां पर आप देख पाओगे एक कोना ये और एक कोना ये वाला, इसको अगर मिला दो तो यही क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम निकालेंगे घनाभ का विकर्ण। अगर आपसे पूछा जाए किसी घनाभ के आकार के कमरे में कितनी बड़ी से बड़ी लाठी या पाइप रख सकते हैं तो वहां क्या निकाला जाएगा, विकर्ण निकाला जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2LB + BH + HL। जैसे आपको बोला जाए कि भाई ये क्या है, एक कोई बॉक्स है, इसमें हमने गिफ्ट रखा हुआ है अपने फ्रेंड के लिए। ठीक है, अब इस बॉक्स को क्या कर दो, पूरा का पूरा पैक कर दो। ठीक है, किसी पैकिंग की पॉलिथीन से इसको पूरा पैक करना है, आपको कवर कर देना है, पूरा का पूरा कवर कर दोगे तो क्या निकालेंगे वहां पर, संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। ठीक है ना, और वो संपूर्ण पृष्ठ बना कैसे है, एक एक फलक के एरिया को ही मिलाकर क्या बन जाता है, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे आते हैं घनाभ पर। घनाभ क्या होता है, तो घनाभ एक ऐसी इमेज है 3D इमेज जिसमें क्या होती है, तीनों आपकी जो कहूंगी कोरे यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती हैं। यानी कि ये वाली क्या है, लंबाई है, ये भी क्या a सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई ये भी कितनी है, a सेंटीमीटर ही होगी, ये क्या है ऊंचाई ये भी कितनी है, a सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होंगी, बराबर होंगी। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का विकर्ण होता है भुजा √3 और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। अगर इसको हम ए की फॉर्म में लिखना चाहें तो आपका घनाभ का आयतन बन जाएगा यहाँ पर a³, घनाभ का विकर्ण बन जाएगा a√3 और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा 6a²। कुछ यूनिट्स याद कर लीजिए यहाँ से। एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर और 1000 लीटर बराबर क्या होता है, सॉरी 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1/1000 घन मीटर। वो यहाँ से 1000 को पक्षांतर करने से आपको मिल जाएगा। और 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। जब भी आपको यूनिट कन्वर्ट करने को है, वॉल्यूम में आपको बोल दिया जाए और सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर क्या है 1 मीटर क्यूब, अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना हो तो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा, 100⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। और फिर आपका निकल के आ जाएगा 1 मीटर क्यूब बराबर आपके 1 2 3 4 5 6 6 जीरो लगा देंगे बन के आगे। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई करके आप आराम से कर लेंगे। चेंज करने का बस यही है आपका, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हम जानते हैं और यहाँ से हमें बोला जाए कि हमें कन्वर्ट करने को आ रहा है या जरूरत पड़ रही है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर में जरूरत पड़ रही है कन्वर्ट करने की। तो 1 मीटर स्क्वायर कितने, 1 मीटर में सेंटीमीटर थे 100 थे, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, कितना निकल के आ जाएगा आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, एक घनाभ का आयतन है 729 घन मीटर, घन की कोण तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। घन का आयतन हमको दिया है, घन का आयतन बराबर क्या होता है सूत्र, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। ठीक है, भुजा क्यूब, भुजा को हम ले लेते हैं तो यहाँ पर हम a³ रख देंगे, यहाँ पर कितना रख देंगे 729 की भाई फैक्टर कर लीजिए।
पहले क्यूब को पक्षांतर कर दें, क्यूब को पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा क्यूब रूट, यहाँ आ जाएगा 729 बराबर a। ठीक है, चलो 729 के फैक्टर कर लीजिए यहाँ पर, और याद है तो सीधे सीधे कर देना वहां पर। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, आपका 1 बचेगा यहाँ पर, 3 चौके 12 और 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, कितने चाहिए थे पेयर? अब देखो यहाँ पर बनाने कितने के पड़ेंगे, 3 3 के तो पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यूब रूट 1 2 3 4 5 6 बार 3 है तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। ठीक है, क्यूब रूट निकालना था तो हम कितने का बनाएंगे, 3 का आप बना लेंगे और उनमें से एक अंक को बाहर निकाल देंगे, तो बाहर आ जाएगा 3, यहाँ से एक 3 बाहर आ गया और यहाँ से एक 3 बाहर आ गया, तो आ जाएगा 3 गुणा 3 इक्वल a, यानी कि भुजा हमारी निकल आई 3 तिरका 9 मीटर। भुजा कितनी निकल के आ गई हमारी, 9 मीटर निकल के आ गई। हमको क्या और निकालना था, हमें निकालना था विकर्ण। तो यहाँ से हम सूत्र लगा देंगे, विकर्ण बराबर विकर्ण का सूत्र क्या होता है, विकर्ण का सूत्र होता है भुजा अंडर रूट 3, भुजा कितनी दी है 9 और रूट 3 मीटर, विकर्ण कितना आ जाएगा 9 रूट 3 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है कि एक घनाकार टुकड़े का आयतन 560 घन मीटर है, टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। टुकड़े की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 का भाग देना पड़ेगा, 8/100 सेंटीमीटर, यही तो होगा, क्या हो जाएगा इक्वल 8/100 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.08 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्या है आपका 7 सेंटीमीटर दी थी, क्या ऊंचाई दी थी, तो यहाँ पर हम कर लेंगे b बराबर 7 सेंटीमीटर इक्वल 7/100 मीटर। ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा 0.07 मीटर। ठीक है ना, यहाँ भी मीटर लिखा जाएगा, यहाँ भी मीटर लिखा जाएगा। ऊंचाई यानी कि h हमको निकालनी है प्रश्न में, तो यहाँ पर हमने h इक्वल रख दिया, आयतन हमको दिया है किसमें, मीटर क्यूब में दिया है ना, तो आयतन को हम रखेंगे 560 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करना है स्टेप, आयतन बराबर क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। एल का मान कितना है 0.08 मल्टीप्लाई उसका मान कितना बी का 0.07 मल्टीप्लाई एच, और यहाँ पर क्या रख देंगे 560, पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 560 बटे, इधर आपका ये गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा 0.08 मल्टीप्लाई 0.07 इक्वल क्या हो जाएगा h, यहाँ से डिवाइड करिएगा तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर, ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे और यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ भी क्या बढ़ जाएंगे 2 0, तो आपका मान जो है वो कितना आ जाएगा 8 से काटेंगे 8 7 56 यानी कि 70, 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा 10, तो जो h का मान निकल करके आया है वो कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 0 लग जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 किसमें आंसर आएगा, तो भाई मीटर में आंसर आएगा, किसमें आंसर आएगा मीटर में आंसर निकल जाएगा, क्योंकि क्या किया था हमने मीटर में ही अपनी सारी की सारी यूनिट कन्वर्ट कर ली थी। समझ में आ गए थे ये सारे के सारे पॉइंट। कुछ क्वेश्चन क्या है कि एक 18 मीटर और 12 मीटर आयताकार पैंदे वाले हौज में 5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, तो ज्ञात कीजिए हौज में कितना पानी भरा है। एल बराबर दे दी हमको 18 मीटर, बी बराबर क्वेश्चन में दिया है 12 मीटर और एच बराबर दिया है 5 मीटर। कितना पानी भरा होगा, इसका मतलब कि उस हौज का क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो आयतन बराबर होता क्या है एल इंटू बी इंटू एच। एल कितनी है 18, बी कितनी है 12 और एच कितनी है 5। 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 और 18 छक्के कितना होता है 108 और 0 लग गई, क्या हो गए मीटर क्यूब। यानी कि आयतन तो मेरा निकल आया, कितना निकल के आ गया 1080 मीटर क्यूब। बट हमसे बोला है पानी जो है वो लीटर में ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 मीटर क्यूब, 1 घन मीटर बराबर क्या होता है 1000 लीटर। इसलिए आपका वॉल्यूम कितना बन जाएगा 1080 गुणा 1000 किसमें कन्वर्ट हो गया लीटर में, तो आपका आ जाएगा आंसर 1080 उसके बाद 30 लीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका आयतन और लास्ट में एक लाइन लिख देना आता है हौज में पानी भरा है बराबर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक घन की कोर 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन विकर्ण और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, वैसे इजी है, कर तो आप लोग लेंगे। घन की कोर कितनी है ए बराबर हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर, घन का आयतन ए बराबर हमको दिया क्या है 12 सेंटीमीटर, आयतन क्या हो जाएगा आयतन बराबर 12 गुणा 12 गुणा 12, भुजा क्यूब होता है ना ए क्यूब होता है, चाहे तो ए क्यूब लिख दें यहाँ पर, उससे कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख दें ए क्यूब यानी कि 12 का क्यूब। 12 का क्यूब का मतलब क्या है 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा कर दीजिए। 12 का स्क्वायर पता है हमें कितना 144, वैसे 12 का क्यूब भी मुझे पता है, लेकिन आप लोग की वजह से मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 12 चौक 48 हाथ से लग जाएगी 4, 12 चौक 48 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 52, 2 हाथ से लग गई 5, 12 कम 12 और 12 और 5 कितने हो गए 17, 17 28 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा आयतन। ठीक है, इस टॉपिक में शुरू करने जा रही हूँ, वो है आपका लंबवृत्तीय बेलन और शंकु। शंकु बेलन की जो शेप है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी कुछ इस तरीके की। ये जो रहा ये क्या है आपका बेलन, ठीक है, जिसमें क्या है नीचे और ऊपर आपको 2 वृत्त दिख रहे होंगे। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, सभी के पास कॉपी होगी, रजिस्टर होगा जिस पर लिख रहे होंगे या कुछ ना कुछ पेज वगैरह आसपास पड़े होंगे। तो एक पेज लो, पेज कैसा होता है आयताकार शेप में होता है ना पेज। इस आयताकार पेज, इस पेज को जब हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने का मतलब है यहाँ पर अगर मैं नाम दूं ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है और नीचे ये वाला सी पॉइंट, ये वाला डी पॉइंट। जब ए पॉइंट को हम बी पॉइंट तक लेके जाएं और सी वाले पॉइंट को डी वाले पॉइंट पर जब मिलाएंगे, फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाता है, तो जो शेप बनती है वही क्या है आपकी एक बेलन है, यानी कि एक सिलेंडर शेप है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ आकृतियां दिखा देती हूँ जो आपकी बेलनाकार शेप में है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है आपकी बेलनाकार शेप की आकृति है। जैसे यहाँ पर एक जो वुड का टुकड़ा आपको दिख रहा है ये कैसी शेप में है बेलनाकार शेप में। ये आपको देखो यहाँ पर एक वृत्त दिख रहा होगा, ऐसे एक वृत्त कहाँ जस्ट इसके पीछे बन रहा होगा वृत्त। ठीक है, ये भी आपको दिख रही होगी, ये क्या एक पहला वृत्त आपको ये दिख रहा है, एक वृत्त बनता है ऊपर और दूसरा वृत्त बनता है नीचे। ऐसे यहाँ पर स्टील की केन्स ये भी कैसी है वृत्ताकार सॉरी बेलनाकार शेप में। नीचे आपको एक ड्रम दिख रहा है, ये ड्रम भी कैसी शेप में है बेलनाकार शेप में, और इस ड्रम में देखो ऊपर एक वृत्त दिख रहा है और एक वृत्त नीचे बनता है। ठीक है, वाटर बोतल होगी किस शेप में होगी बेलनाकार शेप में आपकी है, ये है ऐसे सिलेंडर हो गया, लाइट का स्टैंड किस शेप में है, ये वाली ये इतनी आकृति किस शेप में है एक बेलनाकार शेप में। ठीक है,
चलिए अब आते हैं बेलन के आयतन पर कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। बेलन समझ गए ना कि बेलनाकार शेप होती क्या है, यानी कि सिलेंडर वाली जो शेप है वो होती कैसी है, तो समझ में आ गई होगी। बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। बेलन के आयतन का मतलब क्या है, तो जैसे वाटर बोतल ये जो आपकी बेलनाकार शेप में है तो उसमें जो पानी भरा जाएगा वही क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पर एच का मतलब क्या है, तो उस वाटर बोतल की जितनी ऊंचाई होगी वो हो जाएगी एच। और हमें अभी जैसे बताया मैंने आपको कि देखो एक वृत्त ऊपर बनता है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक वृत्त बनता हुआ ये, और एक वृत्त कहाँ बनता है, नीचे बनता है। दो वृत्त बनते हैं ना, तो जो ये वृत्त बन रहे हैं इस वृत्त की त्रिज्या ही कहलाती है आर, वही यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच आयतन का सूत्र है, जिसमें एच है आपकी उस बेलन की ऊंचाई और आर होती है जो उसका आधार है। आधार जैसे ये नीचे का आधार रहा, वृत्त का आधा वृत्त बन रहा है ना, उसका जो त्रिज्या रहेगी वही आपकी आर यहाँ पर रखी जाती है। अब बात करते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ की। बेलन के वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है, तो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि जो बेलनाकार शेप है इस बेलनाकार शेप में आप इन वृत्तों को छोड़कर, वृत्त जो बन रहे हैं इन वृत्तों को छोड़कर बाकी का जो बेलन है उस पर क्या कर दो, उस पर कोई पेंट कर दो या उसको पूरा का पूरा कवर कर दो, ढक दो, तो जितना आपका एरिया कवर होगा वही क्या होता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। और बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। क्या सूत्र होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का, 2 पाई आर एच। अब देखना संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र कैसे बनेगा। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है कि वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ जो हमने ये वृत्त छोड़े थे इन वृत्तों को भी कवर कर देना है, इन वृत्तों को भी ढक देना है। और जब इन वृत्तों को भी ढक देंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि वक्र पृष्ठ और इसमें ऐड कर दो, दो वृत्त थे ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दो वृत्तों का क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र यहाँ से बन जाता है आपका, क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बन जाएगा यहाँ से 2 पाई आर एच। एक तो आपका बेलन का वक्र पृष्ठ ऐड कर देंगे और साथ साथ दो आपके वृत्त का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड किया, यहाँ से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा h प्लस आर, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बन जाता है आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। नीचे वाला आपको याद करने की जरूरत कोई भी नहीं है, आप क्या याद करें, ये वाली ट्रिक याद करो मेरी, जिससे आपको ये फॉर्मूला कभी भूलोगे नहीं कि संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है कि बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस जो उसमें दो वृत्त जुड़े हुए थे उन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल ऐड कर देना है, बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हम बढ़ेंगे उसकी तरफ, क्या है आपका शंकु। शंकु का मतलब कोन। कोन शेप में आपको काफी सारी चीजें, जैसे कोन का नाम लिया मैंने, आपको एकदम से माइंड में आई होगी क्या, आइसक्रीम की कोन। आइसक्रीम कोन वाली खाते हैं ना, उसमें वो जो नीचे वाली कोन होती है वो कौन सी शेप में, कोन वाली शेप में। तो ऐसे बर्थडे कैप उसकी शेप क्या होती है, कोन शेप होती है। यहाँ पर देखिए मैं आपको और दिखा दूं इसके, जैसे ये क्रिसमस ट्री आप देख पा रहे होंगे, देखिए किस शेप में है, कोन शेप में है। ठीक है, ये किस शेप में है, कोन शेप में। आइसक्रीम की ये देखिए कोन, ठीक है, ये भी कोन शेप में। बर्थडे कैप ये देखो कोन शेप में है कि नहीं है। इसी प्रकार से नीचे भी ये सब क्या है, कोन शेप में है, दिख रहा है कोन शेप में। ये सारी की सारी शेप्स कैसी हैं, कोन की शेप है। अब कोन शेप में देखिए क्या होता है, कोन की जो शेप होती है उसमें एक वृत्त बनता है, ये देखिए ऊपर एक वृत्त, जैसे बर्थडे कैप होती है तो नीचे का जो वो होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो इसमें एक वृत्त बनेगा। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं। सबसे पहले कि जो वृत्त होगा उस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है आर, इस कोन की जो हाइट होगी वो होगी एच, और साथ साथ एक तिर्यक ऊंचाई भी इसमें होती है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मैं यहाँ पर वापस से इसका चित्र बना दूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये एक कोन रही, इस कोन में देखो एक ऊपर वृत्त बनेगा, इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या कहलाएगी आर, वृत्त की जो ऊंचाई, इस कोन की जो ऊंचाई होगी वो कहलाएगी एच, और इसकी जो ये तिरछी लाइन दिख रही है ना इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। इस तिर्यक ऊंचाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने उस पर, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या बन रहा है, ये एक बन रहा है समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपकी आर है, ये एच है और ये क्या है एल। ये वाली जो रेखा है ये क्या है, कर्ण है। और हम जानते हैं पाइथागोरस से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार का स्क्वायर। आधार क्या है यहाँ पर, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो वहीं से आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है तिर्यक ऊंचाई का कि एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है, चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई यहाँ से। तो मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो कि किस तरीके से आया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई समझ में आ गई, क्योंकि एक आपका क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है और उस वजह से आपकी तिर्यक ऊंचाई इस तरीके से निकल के आती है। चाहे तो इस तरीके से लिख दो, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जब एल का मान निकालोगे तो अंडर रूट लग जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई आर एल यानी कि वही सेम आपका है यहाँ पर भी कि वृत्त को छोड़ करके बाकी की, जैसे बर्थडे कैप है ना, बर्थडे कैप को पूरा का पूरा कवर कर दो तो वो क्या हो जाएगा, उसका वक्र पृष्ठ। लेकिन बर्थडे कैप में नीचे जो वो आपकी वृत्ताकार जो होता है, नीचे वृत्त जो बन रहा है, मान लो उसको भी ढकना है किसी गत्ते की सहायता से। जब हम उसको भी ढकेंगे तब हम पूरा का पूरा क्या निकालेंगे, उसका संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, उसको भी ढक के फिर कवर करना हो किसी से तो निकल आएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा पाई आर एल। और जब संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल क्या बन जाएगा, पाई आर कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, पाई आर जब कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एल प्लस आर। तो आपको जो तैयार करना है वो ये वाला तैयार करो और ये अपने आप यहाँ से निकल आएगा। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। पहला आपका प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो लिखने का तरीका आपको ऐसा करना है एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा मैं लिखती हूँ तो थोड़ा गंदा राइटिंग में आता है, इसलिए मैंने इसमें पहले से आपको एक दिखा दिया है कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे दिया है बेलन की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। जब आप इतना सब लिख लेंगे उसके बाद क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको अलग अलग की पेन से लिखना। इसके बाद जो भी आपको मान दिए गए हैं उन मान को रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पाई यहाँ पर रखा, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ पर हम रख देंगे सीधे सीधे इक्वल 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान कितना दिया है 7, तो हम 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। एच का मान कितना है 15, 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33 गुणा 7, 7 का गुणा कर दीजिएगा तो 7 21 और फिर आपका 7 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, यानी कि 23 सेंटीमीटर क्यूब हमारा निकल के आ जाएगा बेलन का आयतन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया है प्रश्न में त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। उसके बाद हम जानते हैं कि वी नो दैट लिख सकते हैं, बस इंग्लिश का यूज करना नहीं है। तो हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का
वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, एकदम से माइंड में आना चाहिए, 2 पाई आर एच। अब जो मान दिए हैं वो रखते हुए चलो। 2 पाई का मान पता है 22/7, 22/7। अगर उसको कुछ और रखवाना होगा प्रश्न में तो आपको वो लिख के देंगे कि पाई का मान आपको यहाँ पर ये रखना है, ठीक है। और नहीं आता है तो आपको सीधे सीधे 22/7 ही रखना है हर जगह पर। आर कितनी है, तो आर यहाँ पर है 5 और एच है यहाँ पर 14। 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 5 का गुणा करो तो 5 दूनी 10 और दूनी 20, तो 22 गुणा 20 और 22 का 20 में करेंगे तो आ जाएगा 440 वक्र पृष्ठ था, इसलिए लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।